हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स आईटी जेईई नीट। आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे डीपीपी के डिस्कशन को, जो कि बेस्ड है हमारे 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो डीपीपी 1 में जहां हमने कुछ क्वेश्चंस किए, हमने अलग अलग प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर किया और उन्हें डिटेल में समझा। उसी कहानी को आज आगे बढ़ाएंगे इस अगले पार्ट के थ्रू, जहां पर हम और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर करेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट दिस लेक्चर स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन देता है ऑलमोस्ट हर अलग सेक्टर और सेगमेंट में। फॉर एग्जांपल किंडरगार्टन टू 12th स्टैंडर्ड, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे CUET, NTSC, ओलंपियाड, IIT JEE नीट, ऐसे हर सेक्टर हर सेगमेंट में कोई हिडन चार्जेस नहीं, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं, कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल नहीं, कोई ट्रायल वर्जन पेड वर्जन नहीं। पूरे तरीके से कंप्लीट प्रोग्राम, पूरा का पूरा कोर्स, क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलती है मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से। विद दैट स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर शुरू करेंगे। एंड बिफोर वी स्टार्ट दिस लेक्चर, क्या आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स का IIT JEE मॉड्यूल आपके लिए क्या क्या चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आता है? बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। सबसे पहली बात, हम इंश्योर करते हैं कि हमारे एक चैप्टर पे जो भी पूछा जा रहा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के हर एक टॉपिक का एक डिटेल्ड, एक कॉम्प्रहेंसिव, एक थरो एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाएं, जिसमें काफ़ी सारे अच्छे से इलस्ट्रेशंस हो, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हो, ताकि उन हर एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट को आपको एप्लीकेशन के टर्म्स में न्यूमेरिकल्स के थ्रू हम समझा पाएं और उसे आपके ब्रेन में कंसोलिडेट कर पाएं। ना सिर्फ ये, बल्कि जब भी कोई टॉपिक कंप्लीट होता है तो उस टॉपिक की आपको DPP मिलती है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट। उस DPP को प्रैक्टिस करके आप उस टॉपिक को और कंसोलिडेट करते हैं, उसे आप और मजबूत बनाते हैं और उस पर एक और बेहतर कमांड आप हासिल करते हैं। ना सिर्फ स्टूडेंट्स आपको DPP मिलती है, बल्कि DPP का वीडियो सोल्यूशन भी आप हमारी वेबसाइट www.magnetbrains.com या फिर हमारे YouTube चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट पर एक्सेस कर सकते हैं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। ना सिर्फ ये, बल्कि स्टूडेंट्स हम इंश्योर करते हैं कि हम आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, मतलब क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराना हमारा मोटिव है, ताकि आपको हर एक तरह के क्वेश्चन से हम एक्सपोज कर पाएं, ताकि हर एक चीज़ का आपको एक्सपोजर हो और आप एग्जाम में बिना किसी झिझक के, बिना हिचकिचाए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हर एक क्वेश्चन को कॉन्फिडेंटली करेजियसली अटेम्प्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके सही तरीके से सही आंसर्स लेकर आए। ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, हम ये भी इंश्योर करेंगे कि हम IIT JEE मेंस और एडवांस में आए हुए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, यानी पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस को भी सॉल्व करें, ताकि हम उस थॉट प्रोसेस को समझ पाएं कि एग्जैक्टली एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, उन्हें कैसे पूछा जाता है और उन्हें कैसे सॉल्व करना होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, देयर कम समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, आपके डाउट्स तक अनएड्रेस्ड नहीं जाएंगे, आपके डाउट्स को भी एक्नॉलेज करेंगे, हम उन्हें भी रिजॉल्व करेंगे। आप अपने डाउट्स हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं। इस वीडियो में एक डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिखाई देगा, विच इज आस्क योर डाउट, या फिर अगर आप वेबसाइट पर जाते हैं वहाँ पर एक बटन आपको दिखाई देगा आस्क योर डाउट। फैकल्टी का नाम सेलेक्ट करिए, अपने डाउट को, फोटो को प्रॉपर रिजोल्यूशन में क्रॉप करके हमें फॉरवर्ड करिए एक सही रिमार्क के साथ कि एग्जैक्टली आप पूछना क्या चाह रहे हैं। आपके डाउट्स भी एक कंबाइंड लेक्चर में सारे डाउट्स एक्यूमुलेट करके क्लियर होंगे, मतलब उन्हें भी हम रिजॉल्व करेंगे। बेशक अगर कोई जेनरिक क्वेरी है, कोई जनरल सा डाउट है, तो कॉमेंट्स में भी लिख सकते हैं। आपके कॉमेंट्स जब भी हमें वक्त मिलता है हम पढ़ते हैं और उन्हें कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी लेक्चर में डेफिनेटली हम रिजॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। एंड ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, आप अपने चैप्टर्स की प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हो। आप देख सकते हो कि इस चैप्टर पे आपने कितनी अच्छी कमांड हासिल की है, इसको कितना अच्छे से समझ चुके हो, इसको कितना डेवलप कर चुके हो, और उस चैप्टर को देख सकते हो कि उसमें किस टॉपिक को और रिवाइज करना है, किस क्वेश्चन को और ज़्यादा कर लेना है, किस तरह के क्वेश्चंस पे शायद थोड़ी वीकनेस है अभी भी। तो उस तरीके से आप हर चैप्टर के चैप्टर वाइज टेस्ट के थ्रू उस चैप्टर को और एनालाइज कर सकते हो। ना सिर्फ ये, बल्कि स्टूडेंट्स आपको एग्जाम के पैटर्न को लेकर, एग्जाम के अलग अलग चीज़ों को लेकर गाइडेंस, एग्जाम से रिलेटेड हर चीज़ को लेकर भी, या फिर कोई अगर नॉन अकेडमिक परेशानी है तो उसको लेकर भी वक्त वक्त पर सारे फैकल्टी मेंबर्स आपको गाइड करते रहेंगे, ताकि आपकी एग्जाम की तैयारी हैम्पर ना हो और आप अच्छे से फोकस के साथ और कंसंट्रेशन के साथ अपनी एग्जाम की तैयारी को कंटिन्यू कर पाएं। ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, आपके हर चैप्टर के वन शॉट रिवीजन भी क्रिएट होंगे, यानी हर एक चैप्टर पूरे डिटेल में, हर एक चैप्टर बहुत ही कंसाइज और प्रिसाइज मैनर में विद अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स आप एक वन शॉट रिवीजन के थ्रू रिवाइज करके जाएंगे, ताकि एग्जाम के वक्त आपके अंदर एंजाइटी ना हो और आपको एश्योरेंस रहे कि हाँ, अपने हर एक चैप्टर को ना सिर्फ अच्छे से पढ़ा है, बल्कि अच्छे से रिवाइज भी किया है। एंड अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स, आपको टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है JEE मेंस और JEE एडवांस की, ताकि आप एक्चुअल एम्बियंस को फील कर पाएँ, उस प्रेशर को हैंडल करना सीख पाएँ और अपनी स्ट्रैटेजीज बिल्ड कर पाएँ इन मॉक्स के जरिए, ताकि आप अच्छे से अच्छा स्कोर ला पाएँ और अपने रैंक, अपने परसेंटाइल को और बेहतर बना पाएँ। विद दैट स्टूडेंट्स, बिना किसी डिले के अब हम शुरू करेंगे हमारा आज का लेक्चर और देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। मेरा यकीन है कुछ स्टूडेंट्स ने या काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने डेफिनेटली सॉल्व किया होगा। मुझे बताइएगा कमेंट में लिख के कि इस क्वेश्चन को आपने कैसे वर्कआउट किया। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, अगर नहीं किया है वीडियो पॉज करके, और मुझे देखकर बताइए कि आप कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे क्वेश्चंस को ट्राई करके। क्विकली गिव इट अ ट्राई स्टूडेंट्स।
क्या आपको क्लिक करा है स्टूडेंट्स? आपको फंक्शंस रिलेशंस के वक्त मैंने एक बात कही थी कि ग्राफ्स के थ्रू आप कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ये क्वेश्चन भी शायद उस तरीके से बहुत जल्दी निकाला जा सकता है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि मुझसे यहाँ पे x की वैल्यू नहीं पूछी जा रही है, तो मुझे ये इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी है, मुझे बस ये पता करना है कि इस इक्वेशन के कितने सोल्यूशन है। तो इसी क्वेश्चन को देखने का एक और पर्सपेक्टिव मैं आपको देता हूँ और बताता हूँ कि देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोचा जा सकता है। बहुत ध्यान से सुनिए स्टूडेंट, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 3 cos इनवर्स x माइनस पाई एक्स माइनस पाई बाई 2। तो देखो मैं क्या करूंगा, मैं इस क्वेश्चन को समझता हूँ। ये लिखा हुआ है 3 cos इनवर्स x माइनस पाई एक्स माइनस पाई बाई 2। बहुत बढ़िया, तो एक शानदार सा क्वेश्चन, इसी को हम वर्कआउट करेंगे। इस बात को समझो स्टूडेंट, मुझे चाहिए कि ये जो इक्वेशन है इसमें इसके जो सोल्यूशन है, मतलब x की कितनी वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। माय सजेशन इज कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए आई विल कीप 3 cos इनवर्स x लेफ्ट हैंड साइड पर, और अगर मैं इस वाले पार्ट को उठा के ले जाऊं तो ये क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, पाई एक्स प्लस पाई बाई 2। आई होप आपको ये बात नजर आई। ना सिर्फ ये, अगर छोटा सा थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन सोचिए तो एक और बात नजर आती है। इसे छोटा सा काम कर लेते हैं, 3 को भी इधर ले जाते हैं। बहुत ध्यान से सुना। तो क्या मैं इसी इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूँ कि सर cos इनवर्स x इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से सुनिए, x टाइम्स, या फिर आप पहले पाई बाई 3 लिख दीजिए, पाई बाई 3 टाइम्स व्हाट, x, आई होप आपको नजर आ रहा है, प्लस क्लियरली कितना, पाई बाई 2। सर ये सब करने से फायदा क्या हो रहा है, आप क्या अचीव कर लेना चाह रहे हो, क्या निकल के आ रहे हैं? अब एक बात समझो स्टूडेंट्स, थोड़ी देर के लिए इस बात को गौर से देखो। हम रियली सॉरी, इसे पाई बाई 2 के बजाय आप लिखेंगे पाई बाई 6, क्योंकि ये 3 यहाँ पे पाई बाई 2 को क्या बना देगा, पाई बाई 6। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, आप बहुत ध्यान सुनो। क्या आपको ये फंडा, ये कंसेप्ट याद है स्टूडेंट्स कि अगर मुझे कोई कभी कहे कि दो कर्व्स हैं स्टूडेंट्स, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, और ये दोनों कर्व्स x की किस वैल्यू के लिए इक्वल हैं, अगर ये पता करना है, मतलब f ऑफ x और g ऑफ x पता करना चाह रहा हूँ मैं, इक्वल हैं x की किस वैल्यू के लिए, तो हम कैसे पता करते हैं स्टूडेंट्स? हमारा फंडा बड़ा सिंपल सा होता है, हम तो सर उनका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो सर अगर आपका f ऑफ x का ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है ना, और मान लो सर फॉर्चुनेटली अगर आपका g ऑफ x का ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, और पॉइंट ये निकल के आता है सर कि अगर ये जो ऊपर वाला ग्राफ था, अगर ये सर f ऑफ x का ग्राफ था, और अगर ये जो नीचे वाला ग्राफ था ये g ऑफ x का ग्राफ था, तो फॉर्चुनेटली अगर मुझे कोई ऐसा पॉइंट मिले, जहां पर दोनों ग्राफ्स इंटरसेक्ट कर रहे हो, मतलब वो पॉइंट जो दोनों ग्राफ्स पे लाई कर रहा हो, वो पॉइंट जो दोनों ग्राफ के लिए कॉमन हो, तो आई होप आपको याद होगा वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन होता था, या वो पॉइंट होता था। इक्वेशन इनडायरेक्टली क्या होगी, इक्वेशन डायरेक्टली कुछ ऐसी दी होगी, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो मैंने उसे कैसे पार्ट किया कि मैंने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स किया, मतलब मैंने उसे ऐसे ट्रीट किया कि सर एक कर्व है एफ ऑफ एक्स, एक कर्व है जी ऑफ एक्स, और एक या एक से ज़्यादा कुछ कॉमन पॉइंट्स होंगे जो होपफुली एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों पे लाइक करेंगे, तो वो इस इक्वेशन को या इस एक्सप्रेशन को या इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, और वही इस इक्वेशन के क्या होंगे, सोल्यूशन। तो आई होप जितने भी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे वो हमारे क्या होंगे, सोल्यूशन। ये पॉइंट याद रखिएगा। पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, कि जितने भी इन दोनों कर्व्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे वो हमारे नंबर ऑफ सोल्यूशंस होंगे। आई होप ये बात आपको याद है। इसी तर्ज पे अगर मैं इस क्वेश्चन को देखना चाहूँ तो क्या आपको ये नजर आ रहा है कि सर बड़ी सिंपल सी बात है, एक कर्व है cos इनवर्स x और एक कर्व है ये, और ये क्या है, अगर आप ध्यान से देखो सर ये स्ट्रेट लाइन है, आप ध्यान से देखो, अगर आप इसे ध्यान से देखो तो मुझे एक कर्व तो नजर आ रहा है, क्या सर, एक कर्व आ रहा है cos इनवर्स x की तर्ज पर नजर। अगर मैं इसे थोड़ी देर के लिए y की जगह कुछ और लिख दूं, आपको वही f ऑफ x और g ऑफ x की तरह दिखाने की कोशिश करूं, और एक जो दूसरा कर्व दिख रहा है, अगर जिसे मैं थोड़ी देर के लिए कहूं g ऑफ x, तो वो कर्व क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, वो दिख रहा है पाई बाई 3 टाइम्स x प्लस पाई बाई 6। क्या आपको नजर आ रहा है, ये कितना है स्टूडेंट्स, पाई बाई 3 टाइम्स x प्लस पाई बाई 6। सर मुझे जितना याद है मैं इसका ग्राफ तो बहुत इजीली बना सकता हूँ, ये तो cos इनवर्स x से अभी सीखा। क्या आप इसका ग्राफ बना सकते हो? पहली बात तो पाई देख के घबराओ मत, क्या आप देख पा रहे हो, क्लिक कर पा रहे हो कि ये किसका ग्राफ है? सर ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने ये चीजें सीखी हैं कि सर ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, mx प्लस सी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। याद आ रहा है स्टूडेंट्स, ये एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन मतलब एक स्ट्रेट लाइन। चलो पहले इस स्ट्रेट लाइन को ही वर्कआउट करते हैं, मोटा मोटा सा वैल्यू निकालते हैं, फिर हम इस पर आते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स कैसे सोचेंगे। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन दोनों कर्व्स को प्लॉट करूंगा, ये आपका मान लेते हैं y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है। बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, पहले इस स्ट्रेट लाइन को बनाते हैं। अगर इस स्ट्रेट लाइन मैंने बनानी चाहिए तो मुझे क्या दिख रहा है सर, मुझे एक इंपॉर्टेंट सा ऑब्जर्वेशन ये नजर आ रहा है सर कि मैं काम करता हूँ, पहले x को 0 रखते हैं, तो जैसे ही x को 0 रखा तो y कितना आ रहा है, पाई बाई 6। अब ध्यान से सुना, पाई अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 3.14। 3.14 को अगर 6 से डिवाइड किया, देखो अगर ये 3 होता और 3 को 6 से डिवाइड करते तो 1/2 आता, तो 3.14 को डिवाइड किया तो 1/2 से थोड़ा ज़्यादा, 0.5 से थोड़ा ज़्यादा, यानी जब x 0 है तो y 0.5 से थोड़ा ज़्यादा है, मान लेते हैं 0.6। तो इस किसी पॉइंट से लाइन पास होगी।
आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो, है ना। बड़ी सिंपल सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। सिमिलरली मैं एक और बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जब y 0 होगा तो x क्या होगा, कोई ना कोई नेगेटिव वैल्यू आपको नजर आ रही है। जब y 0 होगा स्टूडेंट्स, मान लो अगर इस स्ट्रेट लाइन को मैं कैसे ट्रीट कर सकता हूँ, इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ आपको समझाने के लिए, y इज इक्वल्स टू π/3 टाइम्स x प्लस π/6, है ना। और जब y 0 होगा तो x कितना होगा, ये π/6 उठ के इधर आ जाएगा, तो पाई से पाई कैंसिल, माइनस π/6, फिर 3 से 6 कैंसिल। मतलब अगर मैं आपको कहना चाहूँ, मैं 2 पॉइंट्स निकालना चाह रहा हूँ इंटरसेप्ट फॉर्म में कि सर x कोऑर्डिनेट क्या होगा और y कोऑर्डिनेट क्या होगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये स्ट्रेट लाइन में x 0 होता है तो ये लाइन कहाँ से पास होती है, और अगर y कोऑर्डिनेट 0 होता है तो लाइन कहाँ से पास होती है। तो अगर उस बात को हम देखना चाहें तो बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आप सभी को दिख रहा होगा कि सर कहीं ना कहीं एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है। जैसे अगर आप y की वैल्यू 0 रख देते हैं तो ये π/6 इधर आता है, माइनस π/6, पाई से पाई कैंसिल, तो ये 3 से 6 कैंसिल होकर ऐसी हमें एक वैल्यू मिलती है जो कि नेगेटिव वैल्यू होती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ कहीं से गुजर रहा होगा। आप इस बात को समझो कि इन दोनों पॉइंट से गुजरने वाली स्ट्रेट लाइन जो मुझे दिखती है वो कैसी दिखती है स्टूडेंट्स, गौर फरमाइए, सब लोग ध्यान से देखिएगा कि सर ये जो स्ट्रेट लाइन है ये कुछ ऐसी सी गुजर रही होगी। आई होप आपको बात समझ आ रही है। तो ये हमारे लिए वो स्ट्रेट लाइन है। आई होप आपको बात समझ आई। अगर ये वो स्ट्रेट लाइन है सर, ये कौन सी स्ट्रेट लाइन है, ये हमारा कर्व है g ऑफ x विच इज π/3 टाइम्स x प्लस π/6। और ये क्लियरली ये पॉइंट कौन सा था, याद करो स्टूडेंट्स, सर ये पॉइंट है π/6। आपको याद आ रहा है स्टूडेंट्स, बड़ी सिंपल सी बात हमने कही थी कि ये पॉइंट है π/6। π/6 क्यों है सर, क्योंकि जब x 0 था तो y कितना था, π/6। जब x 0 था तो ये पूरा 0, तो y कितना था, π/6। तो ये जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, अगर इसकी बात करें तो ये कोऑर्डिनेट अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो दिस इज 0, π/6, है ना। आई होप ये सारी बातें आपको अच्छे से डाइजेस्ट हो रही है और क्लियरली समझ आ रही है। सर ये सब निकालने का फायदा क्या हो रहा है, आप क्यों कर रहे हो सब, बड़ी सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स। अगर ये π/6 है तो कहना है इसे कहीं ना कहीं थोड़ा ऊपर जाके मुझे क्या मिलेगा सर, थोड़ा ऊपर जाके मुझे π/2 मिलेगा, और कहीं ना कहीं थोड़ा और ऊपर जाकर मुझे पाई भी मिलेगा। आई होप ये भी बात आपको समझ आ रही है। सर इन सबसे फायदा क्या हो रहा है, इन सबसे ये फायदा हो रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि अब मैं ड्रॉ करने वाला हूँ कॉस इनवर्स x का ग्राफ। और कॉस इनवर्स x का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ और थोड़ी देर के लिए मान लो अगर यहाँ कहीं मुझे मिलता है -1, देखो हम y कोऑर्डिनेट भी निकाल देते हैं ताकि और प्रिसाइज मैं आपको ग्राफ बना के दिखा पाऊँ। खैर अगर थोड़ी सी आप गलती कर भी देना तो भी आपका आंसर आ जाने वाला है। फिर भी आपको समझाने के लिए मैं एक और आइडिया देता हूँ। मान लो मैं y की वैल्यू, मतलब अगर ये x एक्सिस पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट एग्जैक्टली मैं फिगर आउट करना चाहूँ, तो देखो कैसे निकालेंगे। मैं क्या करूँगा, मैं y की वैल्यू 0 रख दूंगा। जैसे y की वैल्यू 0 रखते हैं स्टूडेंट्स तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है π/3 टाइम्स x प्लस π/6, है ना। अब छोटा सा ऑब्जर्वेशन की π/6 उठ के इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस π/6। तो ये इस तरफ अगर आता है तो कितना हो जाता है स्टूडेंट्स, माइनस π/6। अब एक छोटा सा पॉइंट जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो ये कि ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएंगे स्टूडेंट्स, और जैसे ही ये पाई इस पाई से कैंसिल होगा तो ये कुछ ऐसा होगा और ये 3 उठ के यहाँ आ जाएगा। तो जैसे ही ये 3 उठ के यहाँ आए तो होता है -3/6, यानी कितना होता है -1/2। तो आई होप आपको ये बात नजर आ रही है कि ये कितना हो जाता है -1/2। और अगर ये होता है -1/2 यानी -0.5, तो ये जो पॉइंट है ये कितना है स्टूडेंट्स, सर ये है -1/2, 0। तो ये x एक्सिस पे यहाँ से इंटरसेक्ट करेगी है। लेकिन सर हमें अगर cos x का ग्राफ बनाना है तो जितना मुझे पता है अगर ये पॉइंट -1 है और अगर ये पॉइंट +1 है तो मैं अगर cos x नहीं स्टूडेंट्स, cos इनवर्स x का अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ तो cos इनवर्स x का ग्राफ कैसा बनता है सर, सर ये होता है -1 और पाई, ये होता है 0 और 1 और ये होता है π/2। तो cos इनवर्स x का ग्राफ सर कुछ ऐसा, है ना, कुछ ऐसा गुजरता हुआ इससे कुछ ऐसा निकल जाता है। क्या आपको नजर आया? और आई होप बस इसे देखकर आप सीधे सीधे आंसर मार्क करने की स्टेज में हैं, क्योंकि सर मेरा पॉइंट बड़ा सिंपल सा था कि सर ये है आपका f ऑफ x जो कि है cos इनवर्स x का ग्राफ, और ये है आपका g ऑफ x जो कि है स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। और अगर इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूं तो मैं क्लियरली कहूंगा ये दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं जो कि होगा, ऑल्दो हमसे वो पॉइंट नहीं पूछा था कि वो x की क्या वैल्यू होगी, मुझसे बस ये पूछा जा रहा था कि कितनी वैल्यूज है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, कितनी वैल्यूज है जो f ऑफ x माइनस g ऑफ x यानी 3 cos इनवर्स x, या अगर और बेहतर लैंग्वेज में हो तो cos इनवर्स x और इसे सेटिस्फाई करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस का, इन दोनों फंक्शंस का, इन दोनों कर्व्स का कॉमन पॉइंट। और अगर दोनों कर्व्स को ड्रॉ किया तो मुझे एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है, और अगर एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है तो हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, वन एंड ओनली वन सोल्यूशन विच इज ऑप्शन बी, है ना। तो इस इक्वेशन के कितने सोल्यूशन है स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन के अगर आप कहना चाहें तो मैं कहूँगा कि आप ऑप्शन ए और बी दोनों मार्क कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन ए और बी दोनों सेम है। तो अगर ये मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है, ऑल्दो यहाँ पे करेक्शन किया जा सकता है, इसे और थोड़ा प्रिसाइजली कहा जा सकता है, तो थोड़ा सा एम्बिगुअस पार्ट है एज फार एज ऑप्शंस आर कंसिडर्ड। आई वुड से सर ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी बोथ आर करेक्ट, है ना, दोनों में कोई गलती नहीं है स्टूडेंट्स। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, वन सोल्यूशन, वन एंड ओनली वन सोल्यूशन, बिल्कुल ये एक ही बात है स्टूडेंट्स, है ना। पर ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो नहीं हो सकते। तो अगर ये मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन होता तो आप ए और बी दोनों मार्क करते, बट अगर ये सिंगल चॉइस में पूछा गया होता मान लो, तो प्रेफरेबली, मतलब ऑल्दो दोनों में कोई एरर नहीं है, दोनों में कोई गलती नहीं, बट
चूंकि ये और फाइननेस के साथ लिखा हुआ है, ऑल्दो आई रिपीट माई स्टेटमेंट, ऑप्शन ए भी कहीं से कहीं तक गलत नहीं है ना, तो आप कह देते फिर ऑप्शन बी, ऑल्दो ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही होते हैं और यहाँ पर आपको बोनस मार्किंग मिलती। जब भी कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि अगर ऑप्शन ज़्यादा आ जाते हैं या गलत आ जाते हैं, एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट होते हैं एक के होने की बजाय, तो दे गिव यू द बोनस मार्किंग। आप बस सही ऑप्शन मार्क करके या एटलीस्ट कोई ना कोई ऑप्शन मार्क करके जरूर आइए। अगर क्वेश्चन गलत है तो आपकी बोनस मार्किंग होती है, ऑल्दो यहाँ क्वेश्चन गलत नहीं है, बस ऑप्शन दोनों ही सही हैं, तो फॉर्चुनेटली ए और बी आप दोनों मार्क करेंगे। आई होप इसको लेकर कोई डाउट, क्वेरी या कन्फ्यूजन नहीं है और ये आपको अच्छे से समझ आया है ना। विद दैट स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो रहा है कि मैं ग्राफ्स पर इतना एम्फेसाइज क्यों करता आ रहा हूँ हमेशा से, क्योंकि ग्राफ्स की जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको होगी ना, उतना ईजिली आप क्वेश्चंस को विजुलाइज कर पाएंगे, आपको इमेजिन करने में, सोच पाने में उतनी ही क्लैरिटी होगी और क्वेश्चंस को सॉल्व करने के और नए पर्सपेक्टिव आपको देता है हमेशा ग्राफ्स का अप्रोच, है ना। विद दैट स्टूडेंट्स, शिफ्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हम फिगर आउट करते हैं अगले क्वेश्चन का सोल्यूशन। आई होप आपने भी कुछ ऐसा सोचा था, मुझे कॉमेंट में लिख के बताना कि आपने किस तरीके से आंसर लेकर आए और कैसे सोचे और आपने कैसे इस फिगर आंसर को फिगर आउट किया। विद दैट स्टूडेंट्स, हम मूव करते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और शानदार सा क्वेश्चन, एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन, इसे ज़रा ध्यान से देखिए। वो कह रहा है cos इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स x, देन व्हाट वुड बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ साइन ऑफ cos इनवर्स x। एक बार ज़रा ट्राई करिए स्टूडेंट्स, कमेंट में मुझे लिखकर बताइए कि आपने कौन सा ऑप्शन मार्क किया और कैसे फिगर आउट किया। थोड़ा सा मुझे आइडिया दीजिए हिंट के थ्रू अपने कॉमेंट में लिखकर कि आप कैसे इसे सोच रहे हैं। गिव इट अ ट्राई बाय योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। आई होप आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स स्क्रीन पॉज करके इसे सोच पाए कि एग्जैक्टली यहाँ पर कैसे सोचा जाना चाहिए, कैसे किया जा सकता है। मेरा एक तरीका होगा कि जब वो कोई कह रहा है, पहली बात तो cos इनवर्स x और tan इनवर्स x कोई सा भी फंक्शन हो, ये इनवर्स में जाते ही 1-to-1 फंक्शन बन जाते हैं। और अगर मुझसे कोई कहे cos इनवर्स x और tan इनवर्स x दोनों ही इक्वल हैं, तो एक काम करते हैं ना सर, क्लियरली इनवर्स फंक्शन में हमें एंगल मिलता है, तो अगर मुझसे कोई कहता है कि सर cos इनवर्स x और tan इनवर्स x इक्वल हैं, तो सर एक छोटा सा काम कर लेते हैं, इन दोनों को एक एंगल मान लेते हैं, लेट्स कॉल देम थीटा। और अगर ये दोनों एंगल हैं, मतलब दोनों थीटा के इक्वल हैं, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, आप x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे cos थीटा, है ना। और अगर आप यहाँ से निकालोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट, सर x की वैल्यू आएगी यहाँ से tan थीटा। और अगर ये भी x है और ये भी x है, तो क्लियरली cos थीटा और tan थीटा भी सेम होंगे। तो मैं यहाँ से एक और कंक्लूजन दूंगा कि सर cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। आई होप ये बात बहुत बेसिक सी है जो आपको समझ आ रही होगी। सर क्या मैं tan थीटा को कुछ और लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स। क्या लिखेंगे ज़रा सोच के बताइए। अगर ये लिखा हुआ है cos थीटा, तो tan थीटा को क्या मैं sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकता हूँ? आई होप ये बात भी आपको समझ आई। और एक और छोटा सा ऑब्जर्वेशन, क्या cos थीटा को उधर ले जा सकते हैं? तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? एक्सप्रेशन बन जाएगा स्टूडेंट्स cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। क्या आपको ये आइडेंटिटी याद है स्टूडेंट, जो हमने हर बार से पढ़ते आए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आई होप ये प्रॉपर्टी, ये आइडेंटिटी आपको याद है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ दैट कॉस स्क्वायर थीटा विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा? मैं एक बार लिख भी देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए और आपको आइडेंटिटी याद रहे। आइडेंटिटी आई होप आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी है स्टूडेंट्स, जो हम पढ़ते आए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो क्या मैं यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? बस यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं पूरे एक्सप्रेशन को साइन में लेना चाह रहा हूँ, है ना। तो मैं इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों कर रहे हो सर? क्योंकि मैं फाइनली एक एक्सप्रेशन की तरफ जाना चाह रहा हूँ, पर मुझे थोड़ा सा थीटा सिंप्लीफाई करने में इंटरेस्ट आ रहा है। और सर अगर मैं इससे थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो एक क्वाड्रेटिक बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मैं इसको उधर लेकर गया तो एक कुछ ऐसा होता है, साइन स्क्वायर थीटा, है ना, ये उधर गया, प्लस कितना स्टूडेंट साइन थीटा, और ये कितना स्टूडेंट्स, ये हो जाता है -1 इज इक्वल टू 0। और अगर आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज़ करें तो मुझे कोई ज़्यादा मदद मिलती हुई दिख नहीं रही है, क्योंकि -1 चाहिए और इधर +1 है। मैं एक काम करता हूँ, श्रीधर आचार्य मेथड अप्लाई करता हूँ। अगर आपको कन्फ्यूजन है कि सर आप क्या सोच रहे हो, क्या कह रहे हो, ये क्वाड्रेटिक कैसे, तो आई होप इस बारे में बात करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर चीज़ें अभी भी क्लियरली नज़र नहीं आ रही हैं स्टूडेंट्स, आप थोड़ी देर के लिए साइन थीटा को k, t, m कुछ भी वेरिएबल मान सकते हो। तो ये कैसा दिख रहा है स्टूडेंट्स, k स्क्वायर प्लस k माइनस 1, है ना। ये क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स हमें, k स्क्वायर प्लस k माइनस 1 इज इक्वल टू, ऑल्दो ये आदतें मत बिल्ड करिएगा, आप इसे यहीं से सॉल्व करिए। मेरे ख्याल से आप लिख सकते हो आप, है ना, ऐसा कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। ये आप 12th स्टैंडर्ड में करिए, आप बोर्ड्स की एग्जाम में करिए, बट अपनी IIT JEE जैसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये करना डज नॉट मेक एनी सेंस, है ना। फिर हम लेवल कहाँ इंप्रूव कर पा रहे हैं। तो अगर मैं इसे ऐसे सोचूँ तो ये कितना हो जाता है सर, हमारा जो k आएगा दैट विल बी -b यानी -1 प्लस माइनस अंडर रूट ओवर b स्क्वायर यानी 1 माइनस 4ac, सो 4 इंटू -1 दैट्स -4, और -4 इंटू +1 इज -4, तो माइनस ऑफ -4 इज +4। आई होप आपको समझ आ रहा है, अपॉन 2a। क्या ये बात आपको क्लियरली समझ आई स्टूडेंट्स? बड़ी साधारण सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। और सर अगर इसे मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो k की जो वैल्यू मुझे नज़र आती है वो कितनी हो जाती है, -1
प्लस माइनस √5/2। अब क्या करना है सर, क्या कहना है आपको, क्या सोचना है? मेरी एक बड़ी सिंपल सी बात आपसे है स्टूडेंट्स, क्या कि के बेसिकली क्या था सर, के था साइन थीटा, है ना सर, के ओरिजिनली था साइन थीटा। अब आप कहना चाह रहे हो जो साइन थीटा है आपके अकॉर्डिंग क्या है सर, -1 प्लस √5/2, और एक और वैल्यू जो आपने निकाली साइन थीटा की, अगर माइनस साइन कंसिडर करें तो -1 माइनस √5/2। अब सोच के देखना स्टूडेंट्स, कौन सी वैल्यू कंसिडरेबल है, कौन सी वैल्यू कंसिडर नहीं की जानी चाहिए, उस पर हम बात करते हैं। आप सोच के देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो √5 कितना होता है, 2.25 अप्रॉक्सीमेटली, तो होता है 2.25, और 2.25 में से 1 अगर सब्ट्रैक्ट किया तो 2.25 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा, जो भी आने वाला है 1.15, और 1.15 को 2 से डिवाइड किया तो 0 से 1 के बीच कोई वैल्यू आएगी। बहुत खुशी की बात है सर, मुझे चाहिए था कि साइन थीटा -1 से 1 के बीच हो, क्योंकि मुझे साइन थीटा की रेंज पता है कि -1 से 1 के बीच होता है। सर व्हाट अबाउट दिस, आप बहुत ध्यान सुनना स्टूडेंट्स, ये है -1, ये है -2.25, -2.25 -1 -3.25, और -3.5 को अगर 2 से डिवाइड किया तो -1.5 से तो कुछ छोटा ही आएगा, और -1.5 के आसपास की जो वैल्यू है ये इसके डोमेन से, इसके रेंज से बाहर जा रहा है। सर साइन थीटा चूंकि -1 से 1 के बीच लाई करता है और ये वैल्यू इसकी रेंज में फॉल नहीं करती, इसलिए मैं डिस्कार्ड करूँगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये फॉल नहीं करती है, किससे किसके बीच में स्टूडेंट्स, -1 से +1 के बीच में, तो हम इससे एक्सेप्ट करेंगे। तो साइन थीटा की वैल्यू आती है -1 प्लस √5/2। सर ये सब निकालने का फ़ायदा क्या हुआ आपसे, आपने किया क्या, आपने ये सब किया क्यों? एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है स्टूडेंट्स, हमसे जो पूछा जा रहा था वो क्या पूछा जा रहा था, हमसे पूछा जा रहा है साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, हमसे जो पूछा जा रहा है क्या स्टूडेंट्स, साइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। अब बहुत ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, मेरा एक सिंपल सा पॉइंट है कि अगर मैं कॉस इनवर्स एक्स को ध्यान से देखूं तो कॉस इनवर्स एक्स कुछ नहीं है सर, कॉस इनवर्स एक्स एक्चुअली हमारे लिए तो क्या है, हमने तो थीटा मान के चले थे, तो इनडायरेक्टली आप जो सॉल्व कर रहे हो सर, आप साइन कॉस इनवर्स एक्स नहीं, आप फिगर आउट करना चाह रहे हो साइन थीटा। और क्या हमने साइन थीटा निकाल लिया स्टूडेंट्स, जहाँ तक मुझे याद है हमने अभी फिलहाल क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके साइन थीटा ही निकाला है, और साइन थीटा क्या आया था स्टूडेंट्स, हमने नेगेटिव वैल्यू हटा दी थी, हमने पॉजिटिव वैल्यू रखी है, -1 प्लस √5/2, सो दैट्स योर सोल्यूशन, -1 प्लस 5 तो यहाँ से अगर आप साइन थीटा की वैल्यू लिखें तो दैट्स -1 प्लस √5/2, और इस बेसिस पे अगर आप ऑप्शन मार्क करना चाहें, खैर यहाँ पे जो वो वैल्यू पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स, देन साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा, तो आप मार्क करेंगे स्टूडेंट्स -1 प्लस √5/2, इस बेसिस पे आप लिखेंगे, और यही आपका क्या होगा आंसर। आई होप आपको क्लियरली नजर आ रहा है और यहाँ तक कोई गड़बड़ या कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विद दैट स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे, ये वाला पार्ट सारा देख लीजिए, ये सारा सोल्यूशन अच्छे से समझ लीजिए, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे इसी के साथ, है ना। जल्दी से एक बार देख लीजिए स्टूडेंट्स। अब इसमें एक चीज़ देखो स्टूडेंट्स, मुझे जो नज़र आ रहा है वो ऐसा नहीं दे रहा है कि वो साइन थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, बेशक वो साइन थीटा की वैल्यू पूछ रहा है जो कि है -1 प्लस √5/2, लेकिन वो x की टर्म्स में पूछ रहा है। हमने सीधे सीधे साइन थीटा की वैल्यू निकाल दी है, तो अगर ऑप्शन में दिया होता ये ऑप्शन √5 -1/2 तो मैं बेहिचक उसे मार्क करता, लेकिन डायरेक्टली न्यूमेरिकल वैल्यू देने के उन्होंने कुछ ऐसा लिखा है। एक बात समझो स्टूडेंट्स, बड़ा ही सिंपल सा पॉइंट है मेरा। पहली बात तो ये, सर क्या इसका आंसर x हो सकता है? सर x क्या है? कॉस थीटा। सर x है कॉस थीटा। मेरी सिंपल सी बात समझो स्टूडेंट्स, सर चूंकि साइन थीटा निकल के आया है, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि ये जो साइन थीटा निकल के आया है स्टूडेंट्स क्या है, सर ये है आपका साइन थीटा जो कि है √5 -1/2, और अगर ये साइन थीटा है तो कॉस थीटा तो क्या था, अगर मैं अपनी अगली स्लाइड को आपको रेफर करवाऊं तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉस थीटा क्या था, हमें याद है सर कॉस थीटा की वैल्यू है x, या फिर मैं उल्टा बोलूं तो सर x की वैल्यू है कॉस थीटा। था क्या इसका आंसर ऑप्शन ए हो सकता है? सर बिल्कुल भी नहीं, ऑप्शन ए तो आंसर नहीं है, क्योंकि सर x की वैल्यू तो है कॉस थीटा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? और अगर मुझे कोई कहे ऑप्शन ए यानी x, तो हमने कॉस थीटा नहीं निकाला है, हमने किसकी वैल्यू निकाली है स्टूडेंट्स? हमने तो निकाली है साइन थीटा की वैल्यू। तो हमें जो मार्क करना है स्टूडेंट्स, वो पहली बात तो ये मार्क नहीं करना है, हमें मार्क करना है साइन थीटा, और साइन थीटा x नहीं है, कॉस थीटा है x। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। तो ऑप्शन ए तो आंसर नहीं होगा। सर ऑप्शन बी आंसर हो सकता है क्या? ट्राई करके देख लेते हैं, ट्राई करके देखने में कोई बुराई नहीं है। तो प्लीज़ इस बात को बहुत ध्यान समझिए स्टूडेंट्स, अगर ये साइन थीटा है जो कि कितना है √5 -1 / 2, तो क्या मैं x² निकाल सकता हूँ? बड़ी सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स। x क्या है? सर x है कॉस थीटा, तो x² क्या होगा? बहुत ध्यान सुनिए स्टूडेंट्स, अगर ये साइन थीटा है, अगर ये साइन थीटा है तो मैं निकालने में इंटरेस्टेड हूँ कॉस थीटा का स्क्वायर। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि मैं ऑप्शन बी की तरफ जा रहा हूँ जो कि कहता है x² आप निकालो, और x² निकालो मतलब आप निकालो cos² थीटा। सर आप cos² थीटा निकालो मतलब अगर मैं आइडेंटिटी यूज़ करूँ तो आप निकालो 1 - sin² थीटा। क्या आपको ये बात समझ आई स्टूडेंट्स? आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चूंकि मैं साइन थीटा जानता हूँ क्या है, तो 1 - sin² थीटा निकालना आसान है। ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 1 - और साइन थीटा कितना है? तो साइन थीटा है √5 - 1 / 2, तो इसका स्क्वायर अगर मैं करना चाहूँ तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? √5
-1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। आई होप ये बात आपको समझ आई। और अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो मुझे क्या नज़र आएगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। अगर इसका स्क्वायर किया तो ये हो जाता है 1 माइनस, आप इसका स्क्वायर करिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस कितना हो जाएगा 2√5। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है, यहाँ तक कोई डाउट या कन्फ्यूजन नहीं है। और 2 का स्क्वायर कितना हो जाने वाला है, इसे 2 का स्क्वायर हो जाने वाला है 4। बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। और अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो मुझे क्या नज़र आता है, मुझे एक और खास बात नज़र आती है, बड़ी सिंपल सी, कि सर अगर 4 को यहाँ मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4 माइनस 5 + 1 कितना होता है स्टूडेंट्स 6, तो ये कितना हो जाएगा -6, है ना। और ये माइनस इसे क्या बना देगा, +2√5। और डिवाइड हम किसे करेंगे स्टूडेंट्स, डिवाइड हम इसे करेंगे 4 से। क्या आपको ये पूरा पॉइंट, पूरा ऑब्जर्वेशन समझ आ रहा है, हम जो कर रहे हैं, हम जो निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स, बड़ी सिंपल सी बात कर रहा हूँ। 4 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 4 - 6 + 2√5 डिवाइडेड बाई 4। और अगर इसमें सिंप्लीफाई करता हूँ तो सिंप्लीफाई होकर क्या नज़र आता है स्टूडेंट्स, बड़ी सिंपल सी बात है। 4 - 6 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, -2, है ना। तो मैं इसे अगली स्टेप पर ही लिख देता हूँ, तो ये हो जाता है स्टूडेंट्स -2 + 2√5 डिवाइडेड बाई वॉट सर, डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4। और अगर मैं इसे देखता हूँ तो मैं सिंप्लीफाई अगर करूँ तो 2 से कैंसिल आउट करूँ, 2 कॉमन लेके यहाँ से करूँ तो जाता है -1 + √5 डिवाइडेड बाई 2। तो फॉर्चुनेटली अगर मैंने निकालना चाहा कितना, √5 - 1 डिवाइडेड बाई 2, ये जो वैल्यू आई है, ये आई है हमारी किसकी वैल्यू, x² की। ये हम किसको इवैल्यूएट कर रहे थे स्टूडेंट्स, याद करो, ये हम सारी वैल्यू किसकी निकालते चले आ रहे थे। ये सारी वैल्यूज़ कुछ नहीं है, ये सारी वैल्यूज़ हैं x² की। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो सारी वैल्यू हमने निकाली हैं, जो फाइनल सिंप्लीफिकेशन किया है, ये आपका x² आता है। और अगर ये जो x² आ रहा है, अगर मैं थोड़ा सा चीज़ों को देखूँ, ध्यान से ऑब्जर्व करूँ, तो सर यहाँ पे क्या दिख रहा है, -√5 - 1/2 इज sin थीटा। तो सर जो आपका x² आया है, टेक्निकली वो किसके इक्वल है सर, टेक्निकली वो किसके इक्वल है सर, वो sin थीटा के इक्वल है। √5 - 1 डिवाइडेड बाई 2 अगर sin थीटा के इक्वल है, जो कि फॉर्चुनेटली x² के भी इक्वल है, तो इस तर्ज पे क्या मैं कहूँ कि जब मुझसे sin थीटा निकालने को पूछा गया था तो किसके इक्वल आया था स्टूडेंट, सर वो आता है फॉर्चुनेटली x² के इक्वल। अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप बेशक 1/x और 1/x² भी निकाल सकते हो, उनसे भी आपको क्लियर हो जाएगा कि यही आपका आंसर है। मतलब क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा के हमने देखा, हमें निकालना था स्टूडेंट sin थीटा, जो कि इनडायरेक्टली पूछा गया था sin ऑफ cos इनवर्स x। हमने उसे कैसे सोचा, पहले तो हमने इसे सिंप्लीफाई किया, इसके थ्रू एक आइडेंटिटी बनी, हमारी एक रिलेशन बना, आइडेंटिटी नहीं एक एक्सप्रेशन बना, उसे हमने इक्वेशन में कन्वर्ट करके सॉल्व किया, वहाँ से हमें थीटा की कोई वैल्यू मिली और इसी तर्ज पे हमने इसे फिगर आउट किया कि ये x में किस वैल्यू के इक्वल होता है। आई होप ये बात आपको समझ आई, यहाँ तक का सोल्यूशन पूरा क्लियर हुआ और एक एक स्टेप आपको क्लियर हो रही है। आई एम वेरी श्योर इस तरीके के अलावा और भी तरीके आपके हो सकते थे। तरीका इसलिए बताया स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा था कि sin थीटा की एग्जैक्टली वैल्यू क्या होगी, तो बेशक ये वो वैल्यू होगी। तो इनकेस अगर x की टर्म्स में ना देते उसने वैल्यू पूछी होती तो आप इस तरीके से सोल्यूशन निकालते। तो डेलिबरेट जो अप्रोच मैंने यूज़ की उसमें आपको डायरेक्टली मैंने ये सिखाने की कोशिश की अगर ये वैल्यू पूछी जाए तो कैसे निकाल सकते हैं और इस वेरिएबल से उसे कैसे कंपेयर कर सकते हैं और इसे कैसे वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। मैंने दोनों आइडियाज़ आपको दिए। खैर अगर आप डायरेक्ट इसको ऐसा सोच पा रहे हो तो आई होप आपके पास ये अप्रोच भी होगी, आपने ऐसे भी ट्राई किया होगा। कमेंट में लिख के मुझे ये ज़रूर बताओ कि आपने इसको कैसे सोचा एंड ऑफ कोर्स मुझे बताना कि आपने कौन सा ऑप्शन मार्क किया था और कितने स्टूडेंट्स का सही आया। लिखिएगा स्टूडेंट्स कॉमेंट में। विद दैट हम आगे बढ़ेंगे और अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये क्वेश्चन बहुत शानदार सा क्वेश्चन था जिसके थ्रू आपने काफ़ी सारे न्यूएंसेस, काफ़ी सारी बारीकियाँ, काफ़ी सारी डिटेल सीखी कि कैसे चीज़ें हम सोचते हैं, कैसे वर्कआउट करते हैं और कैसे फाइनल आंसर को फिगर आउट करते हैं। विद दैट स्टूडेंट्स मूव करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और शानदार सा क्वेश्चन और क्लैरिटी देगा और आप और समझ पाओगे चीज़ों को इन अ बेटर मैनर, इन अ मोर बेटर मैनर। तो इस क्वेश्चन को देखिए, समझिए और कमेंट में लिख के बताइए कि आप कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए आंसर मार्क करेंगे। एक बार ट्राई करिए स्टूडेंट्स क्विकली। आई होप स्क्रीन पॉज करके आप क्वेश्चन ट्राई ज़रूर करते हैं। विद दैट स्टूडेंट्स अब अगर मैं इस क्वेश्चन को समझना चाहूँ तो एक और शानदार सा क्वेश्चन देखो क्या लिख रहा है वो, x इज इक्वल टू n पाई माइनस tan इनवर्स 3। ठीक है सर, अच्छी बात है। और वो कह रहा है इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का वो सोल्यूशन है। ठीक है, अच्छी बात है। तो वो क्या कह रहा है फिर n के बारे में कुछ कुछ वो अलग अलग रिमार्क्स दे रहा है कि n जो है एक इंटीजर होगा, n एक इवन इंटीजर हो सकता है, n एक पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, n एक ऑड इंटीजर हो सकता है। मैं सारी कहानी एक बार बाद में डिस्कस करूंगा, मैं इस पूरे पार्ट को बाद में देखूंगा। पहले मैं इस क्लू को समझने की कोशिश करता हूँ। जब मुझसे कोई कहता है स्टूडेंट्स क्या कहता है कि सर x जो है, अगर मुझसे कोई कहे कि सर x जो है वो लिखा हुआ है n पाई माइनस कितना लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, x जो लिखा हुआ है n पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 3, अगर कोई मुझे ऐसा लिख कर देता है तो मैं क्या करूंगा। बड़ी सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, एक छोटा सा काम ये करते हैं कि सर ऐसा कर सकते हैं क्या, सर tan इनवर्स 3 को इधर लाते हैं और x को इधर लाते हैं। बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं आपसे ये पॉइंट कहना चाह रहा हूँ कि अगर tan इनवर्स 3 को मैं इधर लाया तो हो जाएगा tan इनवर्स 3
और x उधर गए तो कितना हो जाएगा n पाई माइनस एक्स। आई होप यहाँ तक कोई डाउट या कन्फ्यूजन नहीं है। फिर एक छोटा सा काम और करते हैं सर, अगर इस 10 रेशो को उधर लेकर गए, अगर इस 10 रेशो को उधर लेकर गए तो क्या हो जाएगा सर, 3 इज इक्वल्स टू 10 ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 10 ऑफ n पाई माइनस एक्स। क्या आपको कुछ नज़र आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ? अब बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी बात आपके सामने आ रही होगी, इस पार्ट को बहुत ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, एवरीवन प्लीज़ पे अटेंशन। अगर मैं क्वाड्रेंट की थ्योरी रिकॉल या रिकलेक्ट करवाऊँ तो जैसे ही पाई की बात आती है तो आप एक्स एक्सिस पे घूम रहे होते हैं, याद है ना स्टूडेंट, 0, फिर यहाँ पे क्या आ रहा होता है पाई, फिर वहाँ पे हम अगर जाएं तो वापस क्या आता है 2 पाई, फिर वापस अगर यहाँ पे जाएं तो क्या आता है स्टूडेंट्स 3 पाई, और कहानी ऐसी चलती रहती है। तो हमें पता है स्टूडेंट्स पाई के सारे कौन से मल्टीपल स्टूडेंट्स, पाई के सारे इवन मल्टीपल्स यहाँ मिलते चले जाते हैं और पाई के सारे ऑड मल्टीपल्स यहाँ मिलते चले जाते हैं। अब सीधी सी बात है सर, अगर मैं इसे ध्यान से देखूँ तो लेफ्ट हैंड साइड पर तो 3 है, बहुत बढ़िया सर, लेफ्ट हैंड साइड पर 3 है। और सबसे ज़रूरी बात, चूंकि ये पाई का कोई ना कोई मल्टीपल है, आई डोंट नो इवन या ऑड, दैट डजंट मैटर एज ऑफ नाउ। फिलहाल तो अगर मैं कहना चाहूँ, मेरे पास लिखा हुआ है 10 ऑफ n पाई माइनस एक्स, तो कैन आई डायरेक्टली राइट इट एज 10 ऑफ x? बस अब मुझे ये डिसाइड करना है, क्योंकि ये n पाई है तो पाई के कारण रेशियो चेंज नहीं होगा। अगर 10 ऑफ n पाई है तो 10 ऑफ x ही लिखेंगे। बस अब ये पता करना है कि n क्या है सर, n पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, n एक इवन नंबर है, n एक ऑड नंबर है, n कैसा नंबर है? सोच के देखो स्टूडेंट्स, मुझे सिग्नेचर पता करना है कि यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव। वो पता करने के लिए अब मैं जाता हूँ इस तरफ, बहुत ध्यान सुनना स्टूडेंट्स। पहली बात तो आपने 10 में से कोई एंगल सब्ट्रैक्ट किया है, अगर कोई एंगल सब्ट्रैक्ट किया है तो मान लो अगर n कोई जो होता है वो अगर इनमें से कोई वैल्यू होती, तो अगर आप एंगल सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आप कौन से क्वाड्रेंट में शिफ्ट कर देते हैं स्टूडेंट्स? फोर्थ क्वाड्रेंट में। बहुत ध्यान सुना सर, अगर n की वैल्यू ऑड होती, n की वैल्यू अगर ऑड होती और अगर आपने एंगल सब्ट्रैक्ट किया तो आप कौन से क्वाड्रेंट में शिफ्ट कर देते? आप शिफ्ट कर देते उसे कौन से क्वाड्रेंट में सर? आप सेकंड क्वाड्रेंट में। और जितना मेरा नॉलेज कहता है सर, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और इसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होते हैं। यानी सर n इवन हो या ऑड इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, n इवन हो या ऑड इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन दोनों ही क्वाड्रेंट्स में 10 तो क्या होता है सर? नेगेटिव। तो क्या मैं इसे इन अ बेटर मैनर लिख सकता हूँ माइनस 10x? क्या कोई पॉइंट समझ आया स्टूडेंट? जो मैं बहुत ज़रूरी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ, एक बहुत खास पॉइंट आपको कहना है, समझाना है, बताना चाह रहा हूँ कि 3 विल बी नॉट 10x, 3 विल नॉट बी 10x, 3 विल बी माइनस 10x। वाई? क्योंकि 10 n पाई माइनस एक्स इज एनी वे गोइंग टू बी माइनस 10x, क्योंकि सर n इवन हो या ऑड, या तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा ये जो एंगल है, या फिर ये आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, और दोनों में ही या तो साइन कॉसेक या फिर कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, यानी 10 तो नेगेटिव होता है। तो 10 n पाई माइनस एक्स क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? माइनस 10x। इन सारी बातों का फायदा क्या है? इन सारी बातों से पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? इन सारी बातों से बहुत ज़रूरी पॉइंट निकल के आता है कि अब अगर मुझसे कोई पूछता है कि सर आपकी इक्वेशन क्या है सर? 12 tan 2x प्लस अंडररूट 10 अपॉन cos x प्लस 1, तो ये किस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो रही है? मतलब n की किस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो रही है? कि n कोई इंटीजर है, n एक इवन। देखो पहली बात तो एक सबसे खास और सबसे ज़रूरी बात, सारे ऑप्शन में n एक इंटीजर है, तो ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है सर कि सर आपने तो ऐसे ले लिया n पाई माइनस एक्स सीधे 10x, मतलब सर आपने इस क्वेश्चन में आपने तो सीधे ऐसे लिख दिया 10 ऑफ n पाई माइनस एक्स माइनस 10x, तो आपने बिना सोचे समझे n को इंटीजर मान लिया। मैंने बिना सोचे समझे n को इंटीजर नहीं माना स्टूडेंट्स। n को अगर मैं सारे ऑप्शंस में रीड करूँ, स्टडी करूँ, तो n बाय डिफॉल्ट एक इंटीजर दिया है, बस वो किस वैल्यू पे जा रहा है, वो पॉजिटिव पे, नेगेटिव पे, किस वैल्यू पे ये इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा, मेरे लिए वो मसला है, वो कंसर्न मेरा ये है। तो अगर अब मैं इस इक्वेशन को फिगर आउट करूँ, अभी तक मैंने क्या निकाला स्टूडेंट्स? मैंने एक बहुत ज़रूरी बात इवैल्यूएट की कि सर ये जो 10x है वो -3 के इक्वल है। पहला कंक्लूजन तो ये कि सर 10x जो है वो -3 के इक्वल है। पहली ज़रूरी बात कि सर 10x जो है वो -3 के इक्वल आता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसे हम यूज़ करेंगे, है ना। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं कुछ और बातें करना चाहूँ तो हम किसे सॉल्व कर रहे हैं? हम सॉल्व कर रहे हैं 12 टाइम्स tan 2x प्लस अंडररूट 10 अपॉन cos x प्लस 1। ठीक है सर, एक छोटा सा काम ये कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये क्या लिखा है? 12 टाइम्स tan 2x, है ना। बहुत ध्यान से सुना, मैं 2 वैल्यूज़ और फिगर आउट करना चाह रहा हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मुझे दिख रहा है tan 2x और cos x, सर इन दोनों को भी सिंप्लीफाई कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो हम निकालते हैं tan 2x, है ना। पहले मैं वैल्यू निकालने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स किसकी? tan 2x की। आई होप आपको ये फॉर्मूला, ये रिविजन पता है चीज़ कि हम क्या कहना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स। अगर मैं एक सेकंड के लिए से हटाते हैं, अब सुनिएगा सर, अगर मैं लिखना चाहूँ tan 2x तो ये फॉर्मूला तो हमने सीखा है सर, ये बहुत ज़रूरी फॉर्मूला है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है सर? सर tan a प्लस भी होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो tan 2x कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। सर ये क्यों निकाल रहे हो आप? ये इसलिए निकाल रहे हो स्टूडेंट्स क्योंकि मुझे tan x पता है, तो tan 2x में निकाल सकता हूँ, क्योंकि tan x क्या है स्टूडेंट्स? याद करो सर, tan x जस्ट अभी हमने निकाला सर, tan x है -3। अगर tan x है -3 तो tan 2x कितना होगा? ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, 2 इंटू -3 डिवाइडेड बाय व्हाट? 1 माइनस
-3 का स्क्वायर। आई होप ये बात आपको समझ आई। और अगर इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो -3 इंटू 2 कितना हो जाता है स्टूडेंट्स, ये हो जाता है -6 डिवाइडेड बाय -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 में से 1 अगर सबट्रैक्ट किया मतलब 1 -9 है तो ये हो जाता है -8। आई होप ये बात भी आपको अच्छे से डाइजेस्ट हो रही है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये कितना है स्टूडेंट्स 2 इंटू -3 -6, और ये है 1 -9 है ना, -3 का स्क्वायर 9 तो ये हो जाता है -8। और अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें तो माइनस से माइनस कैंसिल और 6/8 तो कितना हो जाएगा 2 का 3 टाइम्स एंड 2 का 4 टाइम्स, तो ये आ जाता है फॉर्चुनेटली 3/4। तो हमें एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मिला क्या सर, हमें एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मिला कि 10 2x जो है स्टूडेंट्स वो कितना आता है सर, वो तो आ जाता है फॉर्चुनेटली 3/4। इसमें कोई हेजिटेशन या डाउट नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ x, मतलब 10x -3 है तो इस तरीके से चीज़ें निकल जाएंगी। पर सर हमें एक और वैल्यू चाहिए, हमें पता करना है cos x के बारे में आपका क्या ख्याल है। बिल्कुल सर cos x भी पता कर लेंगे। क्या मैं cos x को थोड़ी देर के लिए ऐसा कह सकता हूँ स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनना, क्या मैं cos x को ऐसा सोच सकता हूँ, सुनिएगा, मैं cos x तक जाना चाह रहा हूँ, मुझे cos x की वैल्यू फिगर आउट करनी है। अगर मैं cos x तक जाना चाह रहा हूँ तो मैं क्या इस आइडेंटिटी को यूज़ कर सकता हूँ कि सर 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है, 1 + tan स्क्वायर जो थीटा होता है वो होता है sec स्क्वायर थीटा, है ना। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही है, मैं जो पॉइंट समझना चाह रहा हूँ, मतलब इसका रेसिप्रोकल अगर मैं करूँ तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए, अगर मैं दोनों का रेसिप्रोकल करूँ है ना, तो मैं फाइनली ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि सर cos स्क्वायर थीटा विल बी व्हाट 1 + tan स्क्वायर थीटा। क्या आप मेरी बात समझ पाए स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, मैंने इसका रेसिप्रोकल किया तो हो जाएगा 1/1 + tan स्क्वायर थीटा, और इसका रेसिप्रोकल किया तो हो जाएगा 1/sec स्क्वायर थीटा। 1/sec स्क्वायर थीटा कितना होता है cos स्क्वायर थीटा। और अगर मैंने अंडर रूट लिया, आई होप आपको ये प्रोसेस पता है, ये बात पता है कि बेशक सर आप यहाँ से लिख सकते हो, सर आप लिख सकते हो कि cos थीटा जो होगा वो कितना होगा स्टूडेंट्स प्लस माइनस 1/1 + tan स्क्वायर थीटा। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ रहा है कि प्लस माइनस लगाने का सारा मसला क्यों है, ये सारा माजरा क्यों है ना। और अगर इस तरीके से मैं cos थीटा निकालना चाहूँ तो आई होप बहुत डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, क्योंकि हमें tan थीटा यानी tan x पता है। याद करो स्टूडेंट्स, tan x था -3, अगर tan x था -3 तो क्या हम cos x निकाल सकते हैं। आई होप बहुत डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। सर अगर मैंने निकालना चाहा cos x तो कितना आसान सा काम है स्टूडेंट्स, मैं cos x को क्या कहूँगा सर, cos x होगा ±1 है ना, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स +-1 ये कितना होगा स्टूडेंट्स √1 + tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा कितना था, tan x कितना था -3, तो -3 का स्क्वायर हमें यहाँ लिखना है। आई होप ये बात भी आपको समझ आई। तो ये कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर, है ना। और अगर ऐसे ही मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ से मैं cos x को क्या सोच पा रहा हूँ सर, cos x आता है +-1 ये होता है 1 + -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 √10, तो ये कितना हो जाएगा √10। तो सर cos x की फॉर्चुनेटली दो वैल्यू आई, +-1/√10। अब इस बात को समझना है, इस बात का बहुत गहरा सा मीनिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट सा सिग्निफिकेंस है, बहुत ध्यान से सुनना, इसी से पूरा आंसर आपका निकल के आएगा। समझिएगा बात को ध्यान से स्टूडेंट्स, ज़रूरी सी बात कह रहा हूँ, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। अगर cos x है +-1/√10, अब सुनना, मेरे पास दो वैल्यूज़ आती हैं सर, दो ज़रूरी वैल्यूज़ आती हैं कि सर अगर मैं निकालना चाहूँ tan 2x, तो tan 2x कितना है सर, याद करिए सर, tan 2x जब हमने निकाला तो tan 2x की वैल्यू आई 3/4। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या सर कि tan 2x जब हमने निकाला, ये आपका क्या था स्टूडेंट्स, cos वाला पार्ट है ना, तो इसे भी हमने फिगर आउट किया, तो tan 2x जो आया हमारा स्टूडेंट्स वो कितना आता है 3/4, है ना। तो tan 2x हमारा रिजल्ट आया तो 3/4, और एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है सर, cos x जो कि आता है सर +-1/√10। अब मैं एक काम करता हूँ, tan 2x की वैल्यू 3/4 के साथ मैं cos x की +1/√10 वैल्यू ट्राई करता हूँ। आई होप आपको बात समझ आ रही है। और अगर ऐसा ट्राई किया और ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती या नहीं, हम वो देखना चाहते हैं। अगर मैंने ये ट्राई किया, क्या ट्राई किया, tan 2x का वैल्यू 3/4 है ना। इक्वेशन क्या है स्टूडेंट, सर इक्वेशन है 12 टाइम्स tan 2x, सर इक्वेशन है 12 टाइम्स tan 2x प्लस कितना है स्टूडेंट्स 1/10 cos x, तो ये कितना है सर, सर ये है √10 cos x, है ना। और फिर क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, फिर लिखा हुआ है +1, सर फिर लिखा हुआ है +1 = 0। हमें ये चेक करना है सर, इसी को चेक करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स। इसको मैं पहले तो इस वाले पार्ट के साथ चेक कर रहा हूँ, किसके साथ स्टूडेंट्स, कि tan 2x की वैल्यू 3/4 ले लेता हूँ और cos x की वैल्यू 1/√10 प्लस वाली लेता हूँ, है ना। तो tan 2x की वैल्यू 3/4 ट्राई की, तो कितना हो जा रहा है स्टूडेंट्स 12 × 3/4, है ना, प्लस बहुत ध्यान से सुनना √10 आई होप आपको क्लिक हो चुका है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। सर cos x की वैल्यू हम क्या लेने वाले हैं, cos x की हम जो वैल्यू लेने वाले हैं स्टूडेंट्स वो क्या है, वो है +1/√10। एंड आई होप आपको क्लिक हो रहा है, जैसे ही मैं +1/√10 लेता हूँ तो कितना हो जाएगा 1/√10, और √10 ऊपर जाएगा तो 1 यहाँ बचेगा और यहाँ पे जाएगा √10, है ना, और प्लस कितना है 1। एंड बेशक सर अगर आप ध्यान से देखो तो सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं,
पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और इनका सम 0 कैसे आएगा? अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन है तो ऐसे सोचो, 4 का 12 कितना होता है? 3 टाइम्स 3 इंटू 3 9, 9 प्लस √10 इंटू √10 10, और ये कितना होता है? +1, 10 प्लस 9 प्लस 1 दैट्स 20। सर ये 20 है और ये 0 के इक्वल तो नहीं है, तो क्लियरली जो हमारा ये पहला सोल्यूशन था डिस्कार्ड हो रहा है। डिस्कार्ड हो रहा है कौन सा सोल्यूशन स्टूडेंट्स? कि हम cos x की जो वैल्यू है, cos x की जो वैल्यू है कौन सी वाली स्टूडेंट्स? +1/√10 नहीं लेंगे, दैट शुड बी डिस्कार्डेड। ये पहला रिजल्ट आ रहा है, तो शायद -1/√10 शुड बी द सोल्यूशन। ट्राई करते हैं स्टूडेंट्स, अगर -1/√10 ने ट्राई किया तो कितना था? ये था 12 इंटू, ये कितना ट्राई किया स्टूडेंट? 10 2 x 3/4, जो कि क्लियरली हमें पता है 9 आ रहा है, 4 इंटू 3 9 आ रहा है ना, इसको बार बार मत लिखना। यहाँ पे ट्राई किया तो देखो स्टूडेंट्स, आई होप आपको नजर आए, √10 तो है, लेकिन इसके साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे? -1/√10, cos x की वैल्यू क्या ट्राई करेंगे? -1/√10, तो कितनी हो जाएगी? -√10, है ना, और ये कितना स्टूडेंट्स? +1। एंड अगर मैं यहाँ से देखना चाहूँ चीज़ें तो शायद बात बन सकती है सर, क्योंकि आप ध्यान से गौर फरमाइए, अगर आप ध्यान से समझें तो 4 का अगेन 3 टाइम्स 3 इंटू 3 9, तो ये हो जाता है 9, प्लस √10 इंटू √10 10, बट विद अ नेगेटिव साइन, तो ये हो जाता है -10, और ये हो जाता है कितना? +1। और अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये हो जा रहा है 9 + 1 10, 10 - 10 0, तो बेशक सर ये 0 हो जा रहा है, ये क्लियरली सर 0 हो जा रहा है। अब इस बात का मतलब क्या है? इस बात का बहुत इंपॉर्टेंट सा मतलब है स्टूडेंट्स कि सर हम ये दोनों वैल्यूज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे cos x की, हम cos x की एक ही वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे। पहली बात तो हाँ कि 10 जो 2x की आपने वैल्यू ली सर, वो कितनी लेंगे आप? 3/4 एक्सेप्टेड, लेकिन cos x की जो वैल्यू लेंगे वो आप नेगेटिव साइन वाली लेंगे। तो cos x की जब आपने वैल्यू ली सर, तो वो क्या होनी चाहिए सर? वो होनी चाहिए 1/√10, आई एम रियली सॉरी, -1/√10। और जब आप ऐसा कोई कॉम्बिनेशन देख पा रहे हैं तो क्या आप मुझे सोच के बता सकते हो कि आप फाइनली किसकी तरफ बढ़ रहे हो? अगर मैं थोड़ी और क्लैरिटी देना चाहूँ तो अगर ये 10 2x 3/4 है, तो याद करो हमने 10x भी निकाला था, वो था -3। ये कुछ बातें हैं जिनको अगर आप ध्यान से देखें, ये हमारे फाइनल सोल्यूशन निकल के आ रहे हैं। अगर इन्हें आप ध्यान से देखें तो क्या आप कोई रिमार्क दे पा रहे हो इसको लेकर? एक बार ज़रा इस पार्ट को ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, और इस बेसिस पे कंक्लूड करने की कोशिश करो कि आप क्या कहोगे। मेरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है आपसे कि आप इस हिस्से को देखकर मुझे बताओ कि आपका कौन सा ऑप्शन आंसर होना चाहिए। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, अगर क्वाड्रेंट थ्योरी अच्छे से समझिए, अगर आप फंक्शंस को अच्छे से जानते हो कि कहाँ कौन कैसे बिहेव करता है, तो ये जो ऑब्जर्वेशन है इसके बेसिस पे मुझे यहाँ जल्दी से सोच के बताइए कि आप क्या मार्क करेंगे। आई होप आप सोच पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। फिर भी एक बार ट्राई करके कमेंट में लिख के मुझे बताओ कि आप कौन सा ऑप्शन लिखेंगे। विद दैट स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ेंगे, बट एक बार कमेंट में लिखिए इसे देखकर कि कौन सा ऑप्शन मार्क करना चाहिए। क्या महज इन दो बातों को स्टूडेंट्स इससे और इसे देखकर आप क्लिक कर पाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? चलो मैं वापस उसी बात पे आता हूँ। बस इतना देख लो कि cos x भी नेगेटिव है और tan x भी नेगेटिव है, और हम दो बातों को लेकर जो डायलेमा में थे वो ये कि सर कौन नेगेटिव होगा, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आप चीज़ें देख रहे हो। तो मैंने आपको सिंपल सा पॉइंट जो दिया था वो ये कि सर या तो कहानी सेकंड क्वाड्रेंट में हो रही है या फिर कहानी कौन से क्वाड्रेंट में हो रही है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। बड़ा सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है स्टूडेंट्स कि मेरे जो दो वैल्यूज आ रही है, मेरी जो tan x की वैल्यू आ रही है वो भी नेगेटिव है -3, और cos x की वैल्यू आ रही है -1/√10, वो भी नेगेटिव है। और tan x और cos x कहाँ नेगेटिव होते हैं स्टूडेंट? सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि सेकंड में साइन और cos x पॉजिटिव होता है। तो बेशक ये जो क्वाड्रेंट है यहाँ पर 10 एंड cot 10 एंड cos जो होंगे वो क्या होंगे स्टूडेंट्स? ये नेगेटिव होंगे, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। और ये दोनों नेगेटिव मुझे कहाँ दिखते हैं स्टूडेंट्स? ये दोनों नेगेटिव मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में दिखते हैं। और अगर कहानी मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में लानी है तो आपका जो पाई का मल्टीपल होगा वो कैसा होगा सर? पाई का जो मल्टीपल है वो एक ऑड इंटीजर होना चाहिए। क्या आप बात समझ पाए? क्योंकि अगर पाई का मल्टीपल जो था अगर वो एक इवन इंटीजर होता तो वो उसको फोर्थ क्वाड्रेंट में शिफ्ट करता, जहाँ पे 10 तो नेगेटिव होता लेकिन cos पॉजिटिव होता। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। और अगर सर cos पॉजिटिव है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि cos की वैल्यू आती है -1/√10, और जो कि नेगेटिव है, तो यहाँ पे बात डाइजेस्ट नहीं होगी। तो यानी सेकंड क्वाड्रेंट में हमें चीज़ें वर्कआउट करनी है, और सेकंड क्वाड्रेंट में चीज़ें वर्कआउट करनी है तो x के जो कोफिशिएंट होंगे स्टूडेंट्स वो क्या होंगे? वो क्लियरली ऑड होंगे। आई एम रियली सॉरी, x के नहीं, पाई के जो कोफिशिएंट्स होंगे, पाई का जो पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई जो होगा, ये जो सारे नंबर्स हैं कैसे होंगे? ऑड। यानी n की वैल्यू ऑड होना तय है, n की वैल्यू एक ऑड इंटीजर होना तय है। आई होप ये बात समझ आ रही है। बस सिंपल सा ऑब्जर्वेशन, आई होप आपको समझ आए। चूंकि ये भी नेगेटिव है, चूंकि ये भी नेगेटिव है, और अगर ये दोनों नेगेटिव हैं तो ये दोनों नेगेटिव होते हैं स्टूडेंट सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हमें जो वैल्यू ढूंढनी है n की, दैट शुड बी एन ऑड वैल्यू। n की ऑड वैल्यू क्यों ढूंढी स्टूडेंट्स? याद करो, क्योंकि हम कहाँ थे? हम यहाँ कुछ थे, हम इस वाले पार्ट से डील कर रहे थे, और यहाँ पे अब मुझे पता चला क्योंकि ये जो है n पाई -x, n यहाँ कुछ भी हो सकता था क्योंकि -3 होना तय था tan x का, लेकिन tan x के साथ सर हमने cos को भी वर्कआउट किया, और जो cos x आया वो आता है -1/√10, और अगर ये दोनों नेगेटिव चाहिए तो ये होगा सेकंड क्वाड्रेंट में।
क्या बात क्लियरली आपको समझ आई स्टूडेंट्स यहाँ तक? आई होप कोई डाउट, क्वेरी या कन्फ्यूजन नहीं है। विद दैट स्टूडेंट्स, अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो मैं कौन सा ऑप्शन मार्क करूँगा? मैं क्लियरली मार्क करूँगा n शुड बी एन ऑड इंटीजर, विच मीन्स ऑप्शन डी नीड्स टू बी मार्क्ड। आई होप क्वेश्चन 7 बहुत डिटेल में क्लियरली आपको समझ आया। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को समझिए, ज़रा देखिए और ध्यान से देखकर ट्राई करिए और मुझे बताइए कि आप कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे कमेंट में लिखकर। तो जल्दी से ट्राई करिए, एक अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। देखो, आई होप आप एक बड़ी ज़रूरी बात ये समझ पा रहे हो कि अगर मैं इस वाले पार्ट को ध्यान से देखूं, मैं किस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, इस वाले पार्ट को ध्यान से देखूं, तो यहाँ पर लिखा है साइन इनवर्स में कुछ कुछ और यहाँ लिखा हुआ है टेन इनवर्स के साथ। ठीक है सर, मेरा ये कहना है, अगर आप बहुत ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पे भी मुझे 2 थीटा दिख रहा है, यहाँ पे भी 2 थीटा दिख रहा है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ, पर मैं इसे कैसे सॉल्व करता हूँ? पहले तो मैं 2 को उधर ले जाता हूँ, तो एक्सप्रेशन कैसा दिखेगा सर? ये एक्सप्रेशन फाइनली मुझे कुछ ऐसा दिखेगा, बहुत ध्यान सुनो, साइन इनवर्स ऑफ, मुझे क्या दिखेगा स्टूडेंट्स? साइन इनवर्स ऑफ। और अंदर क्या दिख रहा है? इस वाले पार्ट को समझिए, अंदर दिख रहा है 3 साइन 2 थीटा। अंदर क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स? 3 साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय व्हाट सर? डिवाइडेड बाय 5 + 4 cos 2 थीटा। तो ये लिखा है 5 + 4 cos 2 थीटा। ठीक है सर। और एक और खास बात स्टूडेंट्स क्या कि ये जो 1/2 था, 2 में इधर लेकर जा रहा हूँ, तो हो जाता है 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x। आई होप ये बातें आपको कंफ्यूज नहीं करती और यहाँ तक चीज़ें समझ आई। मैं एक छोटा सा काम करता हूँ स्टूडेंट्स, मैं इस पार्ट को और इस पार्ट को सॉल्व करूंगा, लेकिन पहले इस अंदर वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहले मैं सिर्फ इस वाले हिस्से को सिंप्लीफाई करके फिगर आउट करता हूँ कि इसका क्या मीनिंग है। तो हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये कितना है स्टूडेंट्स? बहुत ध्यान सुनिए, ये सर है, बहुत ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, 3 साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय व्हाट सर? डिवाइडेड बाय 5 + 4 cos 2 थीटा। तो ये है 5 + 4 cos 2 थीटा। आई होप यही बातें हमने लिखी हुई है और यही बातें हमारे सामने दी गई हैं। बिल्कुल सही। मैं एक छोटी सी हिंट, एक छोटा सा सजेशन आपको दिलाना चाह रहा हूँ कि आपको ये 2 फॉर्मूले याद हैं स्टूडेंट्स। कौन से 2 फॉर्मूले स्टूडेंट्स? याद करो, साइन 2 थीटा और cos 2 थीटा के फॉर्मूले 10 के कॉन्टेक्स्ट में, 10 की टर्म्स में क्यों पूछ रहा हूँ, आई होप आपको क्लिक हुआ। यानी मैं पहले तो आपको बताना चाह रहा हूँ साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला ये क्या होता है स्टूडेंट्स? याद करो सर, हमने पढ़ा है, ये होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। क्या आपको ये फॉर्मूला याद है स्टूडेंट्स? याद आ रहा है स्टूडेंट्स? सीधा सीधा फॉर्मूला कैसे सोचोगे? ये होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो जाता है 1 अपॉन कितना? 1 अपॉन, ये हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा ना, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। और वो अगर न्यूमरेटर में जाता है तो साइन थीटा और कॉस थीटा का एक कॉस थीटा कैंसिल, तो बच जाता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, विच इज क्लियरली साइन 2 थीटा, है ना। सिमिलरली इसी तरह पे मैं आपको एक और फॉर्मूला याद दिलाता हूँ कि आपको कॉस 2 थीटा वाला फॉर्मूला याद है स्टूडेंट्स। सर कॉस 2 थीटा के लिए भी देयर इज अ फॉर्मूला, कौन सा? tan थीटा के कॉन्टेक्स्ट में 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये कुछ ज़रूरी फॉर्मूले स्टूडेंट जो हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, इन्हें याद रखिएगा स्टूडेंट्स। मतलब साइन 2 थीटा और cos थीटा, बेशक हमने साइन वाला वर्जन cos वाला वर्जन सारे याद किए, बट अगर साइन और cos 2 थीटा को, मतलब साइन 2 थीटा और cos 2 थीटा को अगर tan थीटा की टर्म्स में लिखना है तो हम इस तरीके से लिखते हैं। अगर इस तरीके से हम लिखते हैं तो इसका क्या फ़ायदा होने वाला है, यहाँ देखिए बहुत ध्यान से। अगर मैं यहाँ वर्कआउट करूँ इस वाले एक्सप्रेशन को, तो बहुत ध्यान से देखिए सर, ये हो जाता है 3 टाइम्स कितना? 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा। आई होप आपको ये बात समझ आई। सिमिलरली आई होप ये फॉर्मूला आपको समझ आए कि cos 2 थीटा कैसे बन जा रहा है। सीधा सीधा सा फॉर्मूला है, वापस से सेक स्क्वायर थीटा, और अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपका वापस cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी जो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है उसका ये वर्जन बन जाएगा अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे नॉर्मल से इक्वेशंस के आइडेंटिटीज़ के थ्रू। सिमिलरली अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये कितना बनता है सर? ये बनता है 5 + 4, है ना। और अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा 1 - tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय व्हाट? 1 + tan स्क्वायर थीटा। आई होप बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी प्रोसेस नहीं है। मैं इसीलिए पूरा बार बार लिखना अवॉइड कर रहा हूँ कि ये पार्ट पूरा बार बार नहीं लिखते, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, फिर जो भी सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगा फिर उसको लिख लेंगे और फाइनली आंसर निकाल देंगे, है ना। अब अगर मैं देखूँ यहाँ से आप क्या अचीव कर पा रहे हो सर? बड़ी ही सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें तो मुझे नज़र आ रहा है 3 × 2 6, तो ये तो बन जा रहा है सर न्यूमरेटर में कितना? ये बन जा रहा है 6 tan थीटा। आई होप आपको ये बात नज़र आ रही है सर। इसके जो डिनोमिनेटर में 1 + tan स्क्वायर थीटा है, ये जो है कहना है इसे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं इसे यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आप मेरी पॉइंट को समझ पा रहे हो? तो पॉइंट बड़ा सिंपल सा है, 3 × 2 6 tan थीटा न्यूमरेटर में, जो इसका डिनोमिनेटर ही है ये इससे कैंसिल होगा, बशर्ते ये इसके पास चला जाए। आई होप आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली प्रोसेस याद कर पा रहे हो। तो 5 × 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो कितना हो जाएगा? 5 × 1 + tan स्क्वायर थीटा, और एक छोटा सा पार्ट क्या बच जा रहा है? 4 × 1 - tan स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बच जा रहा है स्टूडेंट्स? ये बच जा रहा है +4 × 1 -
टेन स्क्वायर थीटा। आई होप ये प्रोसेस बड़ी शानदार, सिंपल सी और सॉर्टेड सी आपको दिख रही है। सर इन सब से फ़ायदा क्या हो रहा है? अब देखो हम काफ़ी क्लोज हैं चीज़ों को सिंप्लीफाई करने को लेकर, अगर आप चीज़ें सोच पाएँ। एक खास बात, 1 + tan स्क्वायर थीटा इस 1 + tan स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो चुका है इस सिंप्लीफिकेशन के साथ। अब अगर मैं देखूँ चीज़ों को आगे बढ़ाकर तो मुझे क्या नज़र आ रहा है? बहुत ध्यान से सोचिए स्टूडेंट्स, मुझे ये नज़र आ रहा है कि सर न्यूमरेटर में तो 6 tan थीटा है, न्यूमरेटर में तो 6 tan थीटा है बेशक, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या है? सर डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो ये कितना है? 5 + 5 tan स्क्वायर थीटा और यहाँ 4 - 4 tan स्क्वायर थीटा। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो? मेरा पॉइंट बड़ा सिंपल सा है, प्लीज़ ध्यान से सुनिए। चलो मैं लिख देता हूँ पहले, है ना, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। 5 + 5 tan स्क्वायर थीटा, है ना, तो ये कितना है स्टूडेंट्स? ये है। खैर ये सब बातें आपको नज़र आनी चाहिए, है ना, ये बार बार ऐसे मैं लिखूँ, दिस शुड बी अवॉइडेड, है ना। तो 5 + 5 tan स्क्वायर थीटा प्लस, और जब 4 मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स तो 4 क्या जनरेट करेगा? 4 माइनस मतलब +4 - 4 tan स्क्वायर थीटा। क्या आपको मेरा पॉइंट समझ आया जो मैं आपको कहना, दिखाना है, बताना चाह रहा हूँ? और अगर इसी तर्ज पे आगे बढ़ें तो न्यूमरेटर में तो सर 6 tan थीटा है ही, बिल्कुल सही बात, लेकिन डिनोमिनेटर में अगर आप देखें बहुत ध्यान से तो क्या नज़र आ रहा है? सर देखो 5 + 4 कितना हो जाता है? 9। 5 + 4 कितना हो जाता है? 9। और अगर 5 tan स्क्वायर थीटा में से 4 tan स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया तो कितना हो जाता है? सर ये हो जाता है + tan स्क्वायर थीटा। सर इन सब बातों से फ़ायदा क्या हो रहा है? इन सब चीज़ों से निकल के गया, आई थिंक हमने चीज़ें सही की हैं, कुछ गलत नहीं किया है ना। ये हो जाता है 6 tan थीटा अपॉन 9 + tan स्क्वायर थीटा। कुछ चीज़ें मुझे ऐसी सी नज़र आ रही हैं अगर मैं ध्यान से देखूँ तो। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ये प्लस में ही था, ये माइनस ही था, ये माइनस ही होगा, 1 - tan स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही। तो ये हो जाएगा 5 + 4 और ये हो जाएगा 5 - 4। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियरली समझ आ रही हैं। एक छोटा सा काम ये करते हैं स्टूडेंट्स, प्लीज़ इसे ध्यान से सुनिएगा। क्या इस वाले पार्ट में कुछ आपको नज़र आ रहा है? एक फॉर्मूला मुझे नज़र आ रहा है, अगर मैं चीज़ें देख पाऊँ। देखो फॉर्मूला कैसे नज़र आ रहा है, अगर आप इसे बना पा रहे हो, कैसे बना पा रहे हो? सर अगर मैं इसे देखूँ तो क्या मैं इसे थोड़ी देर के लिए 2 tan थीटा बोल सकता हूँ? अगर 3 यहाँ से कॉमन है और यहाँ पे दिख रहा है मुझे 3 + tan स्क्वायर थीटा, मतलब 3 का स्क्वायर + tan स्क्वायर थीटा। खैर ये सारी बातें छोड़िए, आप तो सीधे सीधे अब इस एक्सप्रेशन को वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं हम इसके साथ। किसके साथ स्टूडेंट्स? अब हम आते हैं यहाँ पर। सर यहाँ पे एक और पॉइंट मेरा ऑब्जर्वेशन है, अगर आप ध्यान से देखें, अगर ये साइन इनवर्स को मैं उस तरफ लेकर जाऊँ तो ये जो एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन क्या बनता है स्टूडेंट्स? ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को मैं सिंपली रिप्लेस कर सकता हूँ इससे, जो कि क्या है? 6 tan थीटा अपॉन 9 + tan स्क्वायर थीटा। बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, इस वाले पार्ट को अगर मैं रिप्लेस करूँ तो ये हो जाता है 6 tan थीटा अपॉन कितना है स्टूडेंट्स? 9 + tan स्क्वायर थीटा। अब बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है साइन इनवर्स। अगर साइन इनवर्स को उधर लेके गए तो ये हो जाता है साइन ऑफ व्हाट? सर साइन ऑफ 2 tan इनवर्स x, 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x। अब एक छोटा सा पॉइंट जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ वो ये स्टूडेंट्स कि क्या मैं थोड़ी देर के लिए tan इनवर्स x को कोई एक एंगल मान सकता हूँ? क्योंकि tan इनवर्स x इज इवेंचुअली एन एंगल, है ना। मेरा पॉइंट समझना स्टूडेंट्स, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि सर जो ये है tan इनवर्स x, ये अगर एक एंगल है, लेट्स कॉल इट अल्फा, तो क्या मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि सर tan अल्फा जो होगा वो कितना होगा? x। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। तो tan इनवर्स x को अगर मैंने माना अल्फा, तो क्या मैं इसे अल्फा से यहीं के यहीं हाथों हाथ रिप्लेस कर दूँ? तो इन शॉर्ट व्हाट आर वी डीलिंग विद? वी आर डीलिंग विद साइन ऑफ 2 अल्फा। आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन या डाउट नहीं है। इसी बेसिस पर अगर मैं चीज़ें वर्कआउट करूँ, अगर चीज़ें सिंप्लीफाई करूँ और आपको कुछ दिखाना या कहना है, समझाना चाहूँ, तो बहुत ज़रूरी बात, बहुत ध्यान से सुना है स्टूडेंट्स, एवरीवन प्लीज़ पे अटेंशन। कहीं ना कहीं एक सिंप्लीफिकेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, बस यही पार्ट इस क्वेश्चन का क्रक्स है। ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, अगर मैं समझाना चाहूँ आपको तो ये तो लिखा हुआ है 6 tan थीटा अपॉन 9 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है सर। ये जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? ये लिखा हुआ है 6 tan थीटा अपॉन 9 + tan स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर आप राइट हैंड साइड पर देखें, तो ये कितना है? sin 2 अल्फा। और sin 2 अल्फा को भी अगर मैं 10 के कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहूँ तो आई होप ये फॉर्मूला वापस किया जाता है। sin 2 अल्फा को हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? 2 tan अल्फा अपॉन कितना स्टूडेंट्स? 1 + कितना? tan स्क्वायर अल्फा। आई होप आपको पॉइंट समझ आए। तो क्या अब मैं कुछ हद तक, कहीं तक, काफ़ी हद तक सिमिलरिटी के साथ अगर मैं बढ़ना चाहूँ तो क्या मैं कुछ कंपैरिजन के बेसिस पे आंसर वर्कआउट कर सकता हूँ? आई होप आपको कुछ तो क्लिक या कुछ तो नज़र आना शुरू हुआ है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ऑल्दो फाइनली हम निकाल देंगे ये चीज़ की तरफ, बट मैंने इसको ऐसा क्यों किया, इस चीज़ को ऐसे वर्कआउट क्यों किया, आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ रहा है। तो एक बार जल्दी से इस वाले पार्ट को देख के वर्कआउट करिए कि आप इसे कैसे आगे प्रोसीड करेंगे। जल्दी से ये वाला पार्ट ट्राई करिए स्टूडेंट्स क्विकली।
मतलब प्रॉब्लम बस इतनी सी है स्टूडेंट्स की मुझे काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक दिख रही हैं। जैसे अगर मैं टेन थीटा को देखूं तो ये 2 टेन अल्फा यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी 2 मैं बना सकता हूँ, यहाँ पे भी 9 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दिख रहा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर, काफ़ी हद तक चीज़ें सिमिलर सी हैं। अगर यहाँ पे कुछ सिंप्लीफिकेशन किया जाए तो एक छोटा सा तिकड़म बढ़ाने जैसा काम है स्टूडेंट्स। वो काम ये है, अगर आप ध्यान से सोच पाएँ तो मैं एक सजेशन देता हूँ, घबराना मत, बस ध्यान से सुनना कि सर एक काम कर सकते हैं क्या। एक छोटा सा काम मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि सर एक छोटा सा पॉइंट है कि सर एक काम करो, थोड़ी देर के लिए लेट्स से टेन थीटा को मैं किसी और वैल्यू से रिप्लेस करता हूँ। यहाँ पे जो ये पार्ट है टेन थीटा, इसको मैं एक काम करता हूँ सर, मैं इसे 3 टेन अल्फा से रिप्लेस करता हूँ। देखते हैं इससे फ़ायदा क्या होगा। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ स्टूडेंट्स क्योंकि ध्यान से देखो सर, जैसे ये 3 टेन अल्फा यहाँ पे आएगा तो हो जाएगा 9, ये भी 9 है और ये हो जाएगा 18, और वो 9 9 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। आई होप मेरा पॉइंट आप समझ पा रहे हो। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे ही टेन थीटा को 3 टेन अल्फा से रिप्लेस किया तो लेफ्ट हैंड साइड पर क्या हो जाने वाला है उस बात को समझिए। सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये है 6 तो हो जाएगा 6 × 3 है ना, तो ये हो जाएगा 18 टेन अल्फा। क्या ये आप बात समझ पाए स्टूडेंट्स, तो हो जाएगा 18 टेन अल्फा। अल्फा नहीं स्टूडेंट्स, अल्फा तो वहाँ ऑलरेडी है तो आप ऐसे रिप्लेस नहीं कर सकते। हम रियली सॉरी, इस वाले पार्ट को करेक्ट करिए। यहाँ पे अल्फा के बजाय लेट्स टेक अनदर वेरिएबल, क्योंकि अल्फा तो ऑलरेडी यहाँ हम ले चुके हैं, तो लेट्स कॉल इट एज लेट्स से एक और कोई लेट्स से 5 ले लेते हैं ना, तो हमने एंगल ले लिया 5। आई एम रियली सॉरी अगर कन्फ्यूजन हुआ है तो मैं फिर से ठीक करता हूँ। अल्फा ऑलरेडी मौजूद है, मुझे लगा अल्फा नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टेन थीटा को 3 टेन 5 से रिप्लेस कर रहा हूँ। इसका फायदा क्या होगा, टेन थीटा को जैसे रिप्लेस किया, टेन थीटा को जैसे रिप्लेस किया तो क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, 3 टेन 5 से तो हो जाएगा 6 × 3 18, तो हो जाएगा 18 टेन 5 डिवाइडेड बाय व्हाट स्टूडेंट 9 प्लस, ध्यान से देखिएगा बहुत ही मैजिकल सा ऑपरेशन आप देखने वाले हो, 9 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा कितना होगा 3 का स्क्वायर, दैट्स 9 × टेन स्क्वायर 5, so हो जाएगा 9 ऑफ टाइम्स ऑफ टेन स्क्वायर 5। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पाए। और राइट हैंड साइड पे तो हम ऑलरेडी डील कर रहे हैं स्टूडेंट्स 2 टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, या फिर अगर आप इसे देखना चाहें तो ये ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या था सर, ये था आपका साइन 2 अल्फा, याद आ रहा है स्टूडेंट्स। तो ये ओवरऑल एक्सप्रेशन जो राइट हैंड साइड था, या तो इसे ऐसा लिखा रहने दो या फिर इसे ऐसा लिखा रहने दो, क्योंकि मैं आपको कुछ सिंपल सी पॉइंट, सिंपल सी बात आपको समझाने वाला हूँ। अब इस बात को बहुत ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, अगर इस पार्ट को आप ध्यान से देखो तो आपको एक बहुत ज़रूरी सी बात नजर आएगी। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, क्या नजर आ रहा है, एक पॉइंट बड़ा सिंपल सा है, वो ये है स्टूडेंट्स कि देखो ये क्या बन जा रहा है, अगर आप यहाँ से भी 9 और यहाँ से भी 9 कॉमन लें तो 9 कॉमन लेते ये हो जाता है 2 10 5। 9 अगर न्यूमरेटर में कॉमन लिया तो अंदर बचता है 2 10 5, है ना। और डिवीजन में क्या बच जाता है, देखो जैसे ही अगर आपने 9 कॉमन लिया यहाँ से तो 1 प्लस टेन स्क्वायर 5, आपको नजर आए डिनोमिनेटर में 9 कॉमन लेते ही आपके पास डिनोमिनेटर में बचता है 1 प्लस टेन स्क्वायर 5, और उसे आप चाहें तो पूरा 10 वाला फॉर्म लिख लीजिए या फिर आप सीधे सीधे साइन 2 अल्फा भी लिखे रख सकते हो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है स्टूडेंट्स। आई होप अब आपको पॉइंट समझ आ रहा है। आई एम रियली सॉरी, वो साइन 2 अल्फा नहीं है, वो क्लियरली मेरे ख्याल से कितना है, यस साइन 2 अल्फा ही है ना, तो इसे हमने रखा साइन 2 अल्फा। अब बहुत ध्यान से सुनिए, ये 9 से 9 वाला पार्ट पूरा कैंसिल हो जा रहा है, आई होप आपको नजर आ रहा है, और बच क्या रहा है 2 10 5 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 5, विच इज क्लियरली अगेन कितना साइन 2 5। आप बात समझ पा रहे स्टूडेंट्स, ये जो एक्सप्रेशन है अंदर वाला दैट्स कितना, दैट्स क्लियरली साइन 2 5। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। और इस तरफ क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, इस तरफ क्लियरली मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है साइन ऑफ 2 अल्फा। बहुत इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट निकल के आ रहा है अगर मैं किसी भी तरफ लेके जाऊँ, है ना, दोनों तरफ साइन इनवर्स ले ली, क्योंकि अभी फिलहाल बात तो इनवर्स से आ रही थी तो 1 1 ही है, जनरल वैल्यू की तरफ हम नहीं जाएंगे क्योंकि कहानी डिराइव इनवर्स फंक्शन से ही हो रही थी। तो बेशक आप ये कंक्लूड कर पा रहे हो कि सर फाई और अल्फा इक्वल हैं। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो स्टूडेंट्स, सर फाई और अल्फा इक्वल हैं। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। जब आप कंक्लूड कर पा रहे हो कि फाई और अल्फा इक्वल हैं, फाई और अल्फा अगर इक्वल हैं तो हम किस तरफ बढ़ना चाह रहे हैं स्टूडेंट, अगर साइन 2 फाई और साइन 2 अल्फा इक्वल हैं, फिलहाल इनवर्स के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे, तो फाई और अल्फा इक्वल होंगे। और बेशक अगर फाई और अल्फा इक्वल हुए तो क्या मैं इस कंक्लूजन की तरफ आ सकता हूं, क्योंकि मैं किसको ढूंढने चाह रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से स्टूडेंट्स, हम जो वैल्यू ढूंढना चाह रहे हैं, अगर क्वेश्चन में देखें तो हमें एक्स की वैल्यू पूछी जा रही है, हमसे किसकी वैल्यू पूछी जा रही है स्टूडेंट्स, एक्स की। और एक्स बेसिकली है क्या, अगर आप एक्स को ध्यान से नोटिस करें तो एक्स जो हमारे लिए वो है 10 अल्फा। तो मैं किसको ढूंढने की जद्दोजहद में लगा हूं स्टूडेंट्स, 10 अल्फा। इनडायरेक्टली अगर मैं क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट से बात करूं तो मैं 10 अल्फा ढूंढना चाह रहा हूं। अगर मैं 10 अल्फा ढूंढना चाह रहा हूं स्टूडेंट्स, तो कैन आई कंक्लूड अगर फाई और अल्फा इक्वल है तो 10 फाई भी 10 अल्फा के इक्वल होगा, मोटे मोटे तौर पर, क्योंकि इनवर्स फंक्शन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो अगर 10 फाई 10 अल्फा के इक्वल है फिलहाल, तो इस बात को समझो स्टूडेंट्स, हम क्या ढूंढना चाह रहे हैं, हम x ढूंढना चाह रहे हैं विच इज 10 अल्फा, हम x ढूंढना चाह रहे हैं विच इज 10 अल्फा, विच इज फॉर अस इज 10 फाई। अब 10 फाई का मतलब क्या हो, फायदा सुनेगा सर, अगर आप 10 फाई ढूंढ रहे हो, अगर आप 10 फाई ढूंढ रहे हो तो क्या आप काफ़ी क्लोज हो अपने आंसर के, बेशक हम काफ़ी क्लोज है अपने आंसर के, अगर आप चीज़ें ध्यान से देख पाए तो। सर बड़ी सिंपल सी बातें हैं, बड़ा साधारण सा ऑब्जर्वेशन है, सिंपल सी बात स्टूडेंट्स, हम ढूंढना किसको चाह रहे हैं, एक्स को। बड़ी सिंपल सी बात आपके सामने लेता हूँ, हम ढूंढना चाह रहे हैं एक्स को विच इज़ 10 अल्फा। सर 10 अल्फा हमें लीड करता है किसकी तरफ, आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो, 10 अल्फा हमें लीड करता है 10 फाई की तरफ।
टेन अल्फा हमें लीड करता है टेन फाई की तरफ, और टेन फाई से जुड़ा हुआ एक और रिलेशन हमें पता है कि सर टेन फाई जो है वो 1/3 टेन थीटा के इक्वल होता है। टेन फाई जो होता है स्टूडेंट्स, हमने अभी पढ़ा कि जो टेन फाई होता है, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे जो लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ये जो एक्सप्रेशन है ये है फाई, है ना। तो टेन अल्फा जो दिया है वो किसके इक्वल है, फाई के। और एक और बात हमें पता है कि टेन फाई जो है वो किसके इक्वल है, 1/3 टाइम्स टेन थीटा के इक्वल है। क्या आप यहाँ से बहुत ज़रूरी बात कह सकते हो, सर टेन फाई टेन अल्फा के इक्वल, टेन अल्फा एक्स के इक्वल, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि सर एक्स जो होगा, सर एक्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा, सर एक्स जो है वो है 1/3 टाइम्स टेन थीटा के इक्वल। एक बहुत इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट हमने डिराइव किया स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़रूरी और ख़ास बात है, और इस बेसिस पे मैं काफ़ी सारे कंक्लूजन्स डिराइव कर सकता हूँ। तो एक्स निकल के आता है 1/3 टाइम्स टेन थीटा, विच मेक्स मी अंडरस्टैंड कि इस क्वेश्चन का जो आप आंसर मार्क करेंगे दैट इज़ क्लियरली नथिंग बट ऑप्शन सी। बहुत डिफिकल्ट पार्ट नहीं था, 2-3 चीज़ें मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। पहले तो हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया स्टूडेंट्स, हमारी पहली हिंट थी क्या, अगर इस क्वेश्चन की हिंट्स की बात करूँ, जो इंपॉर्टेंट से क्लूज हमने यूज़ किए वो क्या क्या, एक तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज़ किया हमने, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला यूज़ किया। एक इंपॉर्टेंट सा ऑब्जर्वेशन ये कि हमने एक छोटा सा कन्वर्जन लिया, हमने वहाँ पे मेरे ख्याल से टेन थीटा को मेरे ख्याल से हमने 3 टेन फाई से रिप्लेस किया, ताकि हम वापस साइन 2 अल्फा या साइन 2 फाई या साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला कन्वर्ट कर पाएँ। साइन 2 अल्फा वाला फॉर्मूला जो हम बना पा रहे थे, तो साइन 2 फाई में हम उसको कन्वर्ट कर पाए, और इस तरीके से कंपेयर करके हम फिगर आउट कर पाए कि एक्स की क्या वैल्यू थी फाइनली। आई होप ये सारी बातें आपको पता है, सारी बातें याद है, यहाँ तक कोई डाउट या कन्फ्यूजन नहीं है, और चीज़ें क्लियरली समझ आ रही हैं आपको। देखो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि हमने क्या किया, हम एक्स को लिख पा रहे थे 10 ऑफ दिस एक्सप्रेशन, जो कि आई थिंक बहुत सिंपल सा टास्क था, और उसी के थ्रू, बट हमने इसको थोड़ा घुमा के किया। हमने घुमा के कैसे किया, मतलब मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं लिखा कि सर एक्स की वैल्यू आप ऐसे लिख लो ना, 10 को उधर ले जाओ, तो आप इसको लिख लो 10 ऑफ 1/2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ व्हाट, 3 साइन 2 थीटा अपॉन व्हाट, अपॉन 5 + 4 cos थीटा। बेशक ये क्वेश्चन ऐसा ही था, ये क्वेश्चन ऐसा ही था, बिल्कुल अनहेजिटेटिंगली एक्स की जो वैल्यू है वो यही होती, बट मैंने इसको इतना घुमा के नहीं किया। मैंने क्या किया, 10 को इधर ही रखा, फिर मैंने 2 को भी इधर लाया, फिर साइन को भी इधर लाया, तो इस पूरे पार्ट को उठा के मैंने इस तरफ शिफ्ट कर दिया एक्स के पास, और फिर बस इस वाले पार्ट को अलग से सॉल्व किया, और दोनों को कंपेयर करके चीज़ें वर्कआउट करने की कोशिश की, ताकि क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए, क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाए, और क्वेश्चन को ईजिली वर्कआउट किया जा सके। बेशक अगर आप चाहते तो आप इनसाइड आउट अप्रोच यूज़ करते, पहले इसे करते, फिर इसे करते, फिर इसे करते, फिर इसे करते, तो भी एक्स की वैल्यू आ जाती है। बेशक एक सिस्टमैटिक, एक ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच होती, जिससे भी अनडाउटेडली आंसर आता, बट मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं दोनों तरफ थोड़ा ब्रेक कर दूँ, मतलब मेरी डिफिकल्टी को थोड़ा सेग्रीगेट कर दूँ, सेपरेट कर दूँ, कि सर एक तरफ इतना वाला पार्ट रख लेते हैं और ये वाला पार्ट उठा के उधर ले जाते हैं। जैसे हमने टेन इनवर्स एक्स को एक एंगल मान लिया था, फिर हमने 2 टाइम्स वो एंगल ले लिया, और फिर हमने साइन को उधर ले गए, तो मेरे से वो चीज़ें आसान हो गई, मुझे वो चीज़ें बहुत सिंपल दिखी, और उससे आंसर और जल्दी आया। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो, है ना। तो बस चीज़ों को आसान बनाने के लिए थोड़ा सा हमने तिकड़म भिड़ाई, उससे चीज़ें थोड़ी सी इफिशिएंट हो गई, थोड़े इफेक्टिव हो गए। क्वेश्चंस में बेशक आप अपनी स्टैंडर्ड अप्रोचेस यूज़ करिए, तब भी आंसर आएंगे, बट थोड़ा सा अगर एडजस्टमेंट करके आंसर्स जल्दी आ जाते हैं, अगर आपकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है, अगर आप और ऑप्टिमली आंसर को ले आ पाते हैं, अपनी अप्रोच बेहतर बना पाते हैं, तो वही तो बात है IIT JEE मेंस और एडवांस में, कि हमें टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा, हमें जल्दी से सही आंसर्स लाना सीखना होगा, वाइल इंश्योरिंग कि हमारी स्पीड और एक्यूरेसी अफेक्ट ना हो। आई होप आपको बातें सारी याद हैं। मुझसे ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपने कैसे इस क्वेश्चन का आंसर सोचा, और आपने कैसे कौन सा ऑप्शन मार्क किया, और कितने स्टूडेंट्स का सही आया, ये भी ज़रूर लिखिएगा कमेंट में। और इसी के साथ अगर यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन या डाउट नहीं है स्टूडेंट्स, तो हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आई होप यहाँ तक सारी स्टेप्स क्लियर हैं, एक एक चीज़ अच्छे से समझ आई, कोई डाउट नहीं है। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक और ज़रूरी बात, अगर आपको हिंट चाहिए तो मैं हिंट देता हूँ। हिंट है, सोच के देखना, प्रिंसिपल रेंज ऑफ द फंक्शन साइन इनवर्स एक्स। बस वही हिंट से इस क्वेश्चन को वर्कआउट करिए, और बताइए कमेंट में लिख के कि आप क्या आंसर मार्क करेंगे। क्विकली गिव इट अ ट्राई स्टूडेंट्स। देखो मेरा पॉइंट बड़ा सिंपल था, जब मुझसे कोई कहे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड 3π/2 है, तो एक बात सोचो स्टूडेंट्स, मुझे तो जितना पता है वो ये कि अगर मुझसे कभी भी कोई लाइफ में कहे, मुझसे कभी भी कोई पूछे कि साइन इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ तक होता है, तो मैं कहूँगा सर साइन इनवर्स एक्स हमेशा -π/2 से π/2 तक होता है। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो? मेरा पॉइंट बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स, कि साइन इनवर्स एक्स हमेशा -π/2 से π/2 तक होता है। यानी इसी बात को कहने का एक और तरीका होता है कि आप कहते हो सर कि साइन इनवर्स एक्स का जो मॉड होता है वो हमेशा π/2 से छोटा होता है। मतलब साइन इनवर्स एक्स की कोई भी वैल्यू, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी वैल्यू, मुझे तो ये पता है सर कि साइन इनवर्स एक्स हमेशा π/2 के इक्वल या उससे छोटा ही होगा। ये बहुत ज़रूरी बात है। यानी सर साइन इनवर्स एक्स कभी भी π/2 से बड़ा नहीं होगा। नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी वैल्यू ले लो आप, तो साइन इनवर्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू π/2 होती है। अब आप बात समझो स्टूडेंट्स,
मुझे जो नज़र यहाँ पे आ रहा है, जो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है इस क्वेश्चन में, वो क्या आ रहा है नज़र, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड। आप प्लीज़ उस बात पे गौर फरमाइए। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस sin inverse of z, which is 3 pi by 2, and 3 pi by 2 according to me could be written as pi by 2 plus pi by 2 plus pi by 2 in its best form. In its best form, why am I saying it in its best form? Because please उस बात को समझो, अगर इसे थोड़ा छोटा किया pi by 2 से तो ये बड़ा हो जाएगा, मतलब कहीं भी किसी को छोटा किया तो दूसरा बड़ा हो जाएगा, और उस कॉन्टेक्स्ट में फिर इनका सम, मतलब इन वैल्यूज़ को मैं कोई बड़ी वैल्यू अलॉट नहीं कर पाऊंगा। आप बात समझ पा रहे हो? अगर मैंने किसी को भी छोटा किया, मान लो अगर मैंने पाई बाई 2 को छोटा किया और मैं कंपेयर करके आपको बोलना चाहूँ कि मान लो साइन इनवर्स एक्स की ये वैल्यू है, और मान लो मैंने इसे थोड़ा पाई बाई 2 से छोटा किया, तो सम 3 पाई बाई 2 लाने के लिए मुझे इसको बढ़ाना पड़ेगा। आप बात समझ पा रहे हो? और सम अगर 3 पाई बाई 2 लाना और अगर इसको बढ़ाए तो पाई बाई 2 से जैसे ही बड़ा हुआ तो साइन इनवर्स जेड की वो एक वैलिड, एक ऑथेंटिक, एक एक्सेप्टेबल वैल्यू नहीं है। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड तब ही 3 पाई बाई 2 हो सकते हैं जब तीनों इंडिविजुअली क्या हो स्टूडेंट्स, पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पाए? मेरा पॉइंट बड़ा सिंपल सा है स्टूडेंट्स कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड का सम 3 पाई बाई 2 यानी पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 तब ही हो सकता है जब तीनों ही पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2 हों। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि गलती से अगर किसी भी एक को पाई बाई 2 से, बेसिकली पहली बात तो पाई बाई 2 से ज़्यादा कर नहीं सकते। जैसे अगर आप कहो कि क्या सर साइन इनवर्स एक्स को पाई बाई 2 से बड़ा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सर साइन इनवर्स एक्स हमेशा पाई बाई 2 से छोटा होता है। दूसरी बात, सर ठीक है बड़ा नहीं कर सकते, छोटा कर सकते, कर लो। अगर आपने इसको मान लो पाई बाई 2 से छोटा किया, मतलब साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 से कम की, तो सम 3 पाई बाई 2 लाने के लिए इनको एडजस्ट करना पड़ेगा, इनको बढ़ाना पड़ेगा, और इनमें से जैसे ही किसी को बढ़ाया तो प्रॉब्लम फिर आपको नजर आ रही है क्या होगी? फिर वापस वही तो है वो साइन इनवर्स वाई और साइन इनवर्स जेड, तो वो तो पता है ना सर कि पाई बाई 2 से बड़ा नहीं होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू उनकी पाई बाई 2 हो सकती है, और किसी की भी वैल्यू पाई बाई 2 से छोटी हुई तो किसी और को बढ़ना पड़ेगा, और किसी और को अगर बढ़ना पड़ा तो प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि तीनों ही साइन इनवर्स है। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो स्टूडेंट्स? बड़ी साधारण और सिंपल सी बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, है ना। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे कभी कभी आपको एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे अगर आपसे कोई कहता है कभी कि सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो है वो है 0। अब आप लॉजिकली क्या बोलोगे? किसी को भी आप ये समझाओगे कि सर 3 पॉजिटिव वैल्यूज हैं, टू बी मोर प्रिसाइज सर 3 नॉन नेगेटिव वैल्यूज है, ये 3 नॉन नेगेटिव वैल्यूज है क्योंकि ये स्क्वायर्स हैं। एक्स वाई जेड कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर 3 नॉन नेगेटिव वैल्यूज हैं। नॉन नेगेटिव मतलब 0 या कोई पॉजिटिव, और इन 3 नॉन नेगेटिव वैल्यूज का सम 0 तभी आ सकता है जब ये तीनों ही 0 हों। क्योंकि सर अगर आप बोल रहे हो कि सर मान लो इसको मैं 1 दे दूं तो प्रॉब्लम है क्या, तो आप इनको -1 कैसे बनाओगे? बात समझ पा रहे हो? तो बेशक मुझे इसका एक ही सोल्यूशन नजर आता है, वो सोल्यूशन क्या होगा स्टूडेंट्स कि x, y और z तीनों को 0 होना होगा। इसी तर्ज पे जब आप इस तरह के एक्सप्रेशंस को देखोगे कि अपनी लिमिट पर है, किसी को भी छोटा किया तो दूसरा बड़ा होगा, और बड़ा होने में वो अपनी लिमिट क्रॉस कर देगा, अपनी रेंज के बियॉन्ड चला जाएगा, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मैं कहूँगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड अगर 3 पाई बाई 2 दिया है तो तीनों पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2 ही होंगे। यानी मेरा कंक्लूजन है बड़ा सिंपल सा कि सर अगर ऐसा दिया है तो साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई और सर आपका तीसरा वैल्यू साइन इनवर्स जेड तीनों ही पाई बाई 2 होंगे। क्या आप ये बात याद रखेंगे स्टूडेंट्स? और अगर तीनों पाई बाई 2 हैं, अगर तीनों पाई बाई 2 हैं तो ये वैल्यू बहुत डिफिकल्ट वैल्यू नहीं है हमारे लिए। क्यों सर? क्योंकि अगर साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स साइन इनवर्स जेड पाई बाई 2 हैं तो यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू निकालूँ तो एक्स ले लो सर या वाई ले लो या जेड, तीनों ही क्या होंगे? साइन ऑफ पाई बाई 2, एंड साइन 90 डिग्री कितना होता है? 1। तो एक्स वाई जेड तीनों ही कितने आते हैं सर? सर तीनों ही फॉर्चुनेटली 1 आते हैं। और अगर तीनों ही फॉर्चुनेटली 1 आते हैं तो तुम्हें समझ आ रहा है जब भी ऐसे क्वेश्चंस दिए हो ना तो चीज़ें बहुत ट्रिकी नहीं है, चीज़ें बहुत डिफिकल्टी नहीं है, बस आपको वो क्रक्स क्रैक करना है कि एग्जैक्टली बात कहाँ घूम के जा रही है। तो क्वेश्चन है 1 टू द पावर 100 प्लस 1 टू द पावर 100 प्लस 1 टू द पावर 100, तो ये लिखा है 1 प्लस 1 प्लस 1 है ना, माइनस सर ये लिखा हुआ है 9 अपॉन वापस 1 टू द पावर 101 प्लस 1 टू द पावर 101 प्लस 1 टू द पावर 01, यानी लिखा है 1 प्लस 1 प्लस 1। क्या आपको ये बात नजर आई? आई होप बहुत डिफिकल्ट बातें मैं नहीं कर रहा हूँ। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना होता है स्टूडेंट्स? सर ये हो जाता है कितना? 3, और ये होता है 9 अपॉन 3, तो 3 से 9 3 टाइम्स जाएगा तो हो जाएगा 3 माइनस 3, दैट्स क्लियरली कितना? 0। तो आप कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे स्टूडेंट्स? ऑप्शन बी। क्या आपको समझ आया? एक अच्छा सीधा सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन था, कोई एजम्पशन बेस्ड बातें नहीं करें, फैक्चुअल बातें करें जो आपको समझ आनी चाहिए। और ये नज़र आना चाहिए कि जब चीज़ें ऐसी कुछ पूछी जाएँ तो शायद चीज़ें सिंप्लीफाई हो जा रही हैं, शायद चीज़ें बहुत डिफिकल्ट नहीं। और सबसे खास रिजल्ट याद रखिएगा कि इस तरह की चीज़ों में, इस तरह के सिनेरियो में हम क्या करते हैं,
आई होप ये बातें आप याद रख पाएंगे, इस तरह के रिजल्ट आप याद रख पाएंगे। और इस क्वेश्चन का आई होप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव मार्क्ड ऑप्शन बी करेक्टली। मेरा यकीन है आपने ऑप्शन बी मार्क किया था कमेंट में, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने कौन सा ऑप्शन मार्क किया था और कितने स्टूडेंट्स का ऑप्शन सही था। विद दैट स्टूडेंट्स शिफ्ट करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट एंड ऑफ कोर्स फाइनल क्वेश्चन की तरफ। एक और शानदार, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आपको और बारीकियां क्लियर करेगा इस कंसेप्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वो बेसिक प्रॉपर्टीज़ की जो अभी तक हमने पढ़ी। ऑल्दो ये चैप्टर बहुत डिटेल में बहुत आगे जाने वाला है, और भी बारीकियां हम सीखने वाले हैं और न्यूएंसेस हम एक्सप्लोर करेंगे। पर बेशक अभी जो हम चीज़ें सीख रहे हैं वो क्या है, कुछ अच्छे से क्वेश्चंस के थ्रू वो सारे स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज़ को रिकॉल करना जो हमने पढ़ी हैं। ऑल्दो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हम अप्लाई करते चले जा रहे हैं क्योंकि चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। अगर बिल्कुल वैसे ही चलना है तो फिर हम बोर्ड्स की तैयारी कर रहे होंगे, तो जेईई मेंस और एडवांस में चैलेंजेस होंगे, क्वेश्चंस अच्छे होंगे, क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग भी होंगे, और बेशक इतने मज़ेदार एक्सप्रेशन से आप डील करेंगे। तो देख के घबराना और डरना मत, इसे देखो और एक बार ट्राई करो और मुझे बताओ कि आप कौन सा ऑप्शन मार्क करोगे। कमेंट में प्लीज़ ज़रूर लिखें, मैं डेस्परेटली चाहता हूँ, मैं बहुत ईगरली चाहता हूँ कि आप आंसर्स लिखें। आई होप आपने इसे सॉल्व करके आंसर मार्क किया। ईगरली चाहने का बड़ा पॉइंट सिंपल सा था है कि मतलब आप आंसर ढूंढो, आप फोकस करो, अब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग हैबिट डेवलप करो, आप खुद से निकालना शुरू करो, और जब आप खुद से निकालोगे तब आपसे अब सॉल्व होना शुरू होंगे। आप अगर हर बार यही शिकायत कर रहे हो कि नहीं हो रहे हैं, तो नहीं होंगे तब तक जब तक आप खुद से लड़ना नहीं सीखोगे। तो आपको हर क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना पड़ेगा, और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, मतलब प्रॉब्लम के साथ जूझना, प्रॉब्लम के साथ लड़ना और प्रॉब्लम को वर्कआउट करने की कोशिश करने की जद्दोजहद में उलझना पड़ेगा, और अलग अलग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ट्राई करने पड़ेंगे। सोचना होगा कि क्या इसको ऐसा कर लूँ, क्या इसको ऐसा कर लूँ, या आपके ब्रेन में जैसे चेस खेलते वक्त नहीं, आप एक मूव चलते हो लेकिन उस मूव के सारे कॉन्सिक्वेंसेस एक्सप्लोर कर रहे होते हो। सामने वाला जब कोई एक मूव चलता है तो आप सोचते हो कि इसने क्यों चली होगी, क्या क्या और हो सकता है, मेरे इसके बाद इस मूव को चलने से क्या क्या होगा। मतलब आप सोच पा रहे हो एक एक मूव बहुत बारीकी से चली जाती है, और उसके क्या क्या नए नए थ्रेड्स निकल के आते हैं, वो पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर की जाती है। और वही बातें हम यहाँ करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को ट्राई करिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पर ये लिखा है 10 इनवर्स अंडर रूट ओवर x टाइम्स x प्लस 1, ठीक है सर, प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू पाई बाई 2। जैसे ये पाई बाई 2 दिखता है, शायद मैं कुछ तो सोच सकता हूँ, मैं कुछ तो कर सकता हूँ। देखो ध्यान से बहुत स्टूडेंट्स, बड़ी सिंपल सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। या तो एक काम करते हैं, या तो पहला काम ये करने की कोशिश करते हैं, सर क्या लिखा हुआ है, मैं या तो इसे इधर शिफ्ट कर दूँ या इसे इधर शिफ्ट कर दूँ, कोई भी काम करो, कुछ ना कुछ बात बन जाएगी। तो एक काम करते हैं सर छोटा सा, कि साइन इनवर्स वाले पार्ट को उधर शिफ्ट करते हैं। बहुत ध्यान से सुना स्टूडेंट्स। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा रहेगा सर, लेफ्ट हैंड साइड पे 10 इनवर्स ऑफ x प्लस एक्स प्लस 1 अंडर रूट में लिखा रहेगा। तो ये लिखा है 10 इनवर्स ऑफ अंडर रूट में x टाइम्स एक्स प्लस 1, तो ये तो लिखा ही है, इसमें कोई दोहराए नहीं है, ये तो पार्ट सही है। सर इस तरफ अगर पाई बाई 2 में से साइन इनवर्स सब्ट्रैक्ट किया तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ, क्या आपको क्लिक हुआ जो मैं कहना चाह रहा हूँ, साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये मुझे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सा फैक्ट, इंपॉर्टेंट सी बात नजर आ रही है। और इससे फायदा क्या हो रहा है, इससे ये फायदा हो रहा है स्टूडेंट्स कि अगर आप एक प्रॉपर्टी रिकॉल करें, प्रॉपर्टी कौन सी स्टूडेंट्स, हमारी वही प्रॉपर्टी कि सर हमें पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, चूंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में डील करते हैं तो ये पाई बाई 2 होता है। यानी अगर मुझसे कोई कहे पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो मैं उसे क्या लिख सकता हूँ सर, मैं उसे बेशक कॉस इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ। यही बात को मैं यहाँ दोहराने या अप्लाई करने की कोशिश करना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर सोचना चाहूँ तो मैं क्या कहूँगा, सर लिखा है पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ एन एंगल एंड अ वैल्यू, तो ये क्या लिखेंगे हम, कॉस इनवर्स ऑफ द सेम वैल्यू। आई होप ये फैक्ट आपको याद है। तो सर इस तरफ लिखा हुआ है 10 इनवर्स ऑफ अंडर रूट ओवर x टाइम्स एक्स प्लस 1, ठीक है सर, अच्छी बात है। और इस तरफ क्या लिखा है सर, इस तरफ लिखा हुआ है कॉस इनवर्स ऑफ व्हाट, अंडर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, है ना। अब सर सजेशन ये है कि मैं बिल्कुल सॉल्व कर लूँगा, मैं क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश कर सकता हूँ, मैं निकाल सकता हूँ कि कितने इसके रियल सोल्यूशंस है। रियल सोल्यूशंस का मतलब क्या है सर, एक्स की वैल्यूज़ मैं बिल्कुल बहुत इजीली वो निकाल सकता हूँ। पर मुझे यहाँ पे इन दोनों बातों को कंपेयर करने के लिए ये इन्वर्स फंक्शन सेम चाहिए। मतलब अगर यहाँ 10 इन्वर्स है तो यहाँ भी 10 इन्वर्स हो, या फिर अगर यहाँ कॉस इन्वर्स है तो यहाँ भी कॉस इन्वर्स हो। तो वो पॉइंट मैं फिगर आउट करना चाह रहा हूँ। तो एक काम करते हो, दोनों तरफ मैं कॉस इन्वर्स ले आता हूँ, शायद चीज़ें आसान हो जाए। ये लिखा हुआ है 10 इन्वर्स, इस पॉइंट को पकड़ के रखना स्टूडेंट्स। ये क्या लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है 10 इनवर्स ऑफ अंडर रूट ओवर x टाइम्स एक्स प्लस 1। मैं इस बात से शुरू करता हूँ। ये क्या लिखा है स्टूडेंट्स, 10 इनवर्स ऑफ अंडर रूट ओवर x टाइम्स एक्स प्लस 1। एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, इस वाले पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और मान लेते हैं इसे थोड़ी देर के लिए जैसे थीटा। और अगर ये थीटा है तो क्या आप मुझे बता सकते हो tan थीटा कितना होगा सर? tan थीटा बड़ी सिंपल सी वैल्यू होगी अंडर रूट ओवर x टाइम्स एक्स प्लस 1। और अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है तो डिनोमिनेटर में 1 लिख देते हैं। डिनोमिनेटर में 1 क्यों लिखा? क्योंकि सर tan थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
अगर टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और अगर मैं किसी राइट एंगल ट्रायंगल में देखूं तो क्या आपको याद है स्टूडेंट्स, हमने सारे फंडे बहुत डिटेल में सीखे हैं। किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप देखें तो अगर आपके पास है थीटा, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा सर, परपेंडिकुलर हो जाएगा x टाइम्स x प्लस 1, और बेस कितना है सर 1। और अगर ये है तो क्या आप मुझे हाइपोटेन्यूज बता सकते हो, क्योंकि मैं कॉस इनवर्स तक जाना चाह रहा हूँ। तो कॉस इनवर्स तक जाने के लिए मुझे हाइपोटेन्यूज चाहिए होगा पाइथागोरस थ्योरम से। 1 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 प्लस, अगर इसका स्क्वायर किया तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल। आई होप आपको बात नजर आ रही है। और x को मैं अंदर भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन ये किसके अंदर आएगा स्टूडेंट्स, अंडर रूट के अंदर। आई होप आपको बात याद है सारी। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर आपने ऐसा निकाल लिया, अगर पाइथागोरस थ्योरम से, मैं चाहता हूँ कॉस थीटा निकालना, क्योंकि मैं कॉस इनवर्स में इंटरेस्टेड हूँ। और कॉस थीटा जितना मुझे आता है सर वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है सर, बेस है 1, आई होप हमने सही किया, बिल्कुल सही। और हाइपोटेन्यूज है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनसाइड एंड अंडर रूट। तो कॉस थीटा आता है 1 अपॉन अंडर रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सर बहुत ही मैजिकल सी चीज़ हो रही है यहाँ पर। क्या हो रही है सर, कि अगर मैं यहाँ से थीटा वर्कआउट करना चाहूँ, अगर मैं थीटा लिखना चाहूँ, तो थीटा क्या हो रहा है सर, थीटा आ रहा है कॉस इनवर्स ऑफ कितना है स्टूडेंट्स, 1 अपॉन अंडर रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या बात आपको समझ आई सर? इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, इससे ये फ़ायदा हो रहा है स्टूडेंट्स कि अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है जो कि है tan इनवर्स ऑफ दिस, तो वही थीटा ये भी है। मतलब tan इनवर्स ऑफ दिस कैन बी रिप्लेस्ड बाय cos इनवर्स ऑफ दिस। यानी कि आपका जो क्वेश्चन बन जाएगा स्टूडेंट्स, वो क्या बन जाएगा, ये जो tan इनवर्स ऑफ दिस है इसे मैं लिख सकता हूँ cos इनवर्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इस तरफ ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है सर, इस तरफ अगर आप देखें तो कॉस इनवर्स में भी वही लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। आई होप ये बातें आपको अच्छे से समझ आ रही है और यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट, चूंकि ये आपके इंजेक्टिव इन्वर्टिबल फंक्शन होते हैं, यानी इंजेक्टिव प्लस बाइजेक्टिव होते हैं, इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव होते हैं, यानी बाइजेक्टिव फंक्शन होते हैं, यानी क्लियरली सर 1 फंक्शन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यानी कॉस इनवर्स ऑफ दिस अगर कॉस इनवर्स ऑफ दिस के इक्वल है तो ये और ये बेशक इक्वल होना तय है। तो अगर ये दोनों इक्वल होना तय है तो मैं क्या कहूँगा स्टूडेंट्स, जो कॉस इनवर्स में यहाँ एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो क्या लिखा है, 1 अपॉन अंडर रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जो वहाँ कॉस इनवर्स में एक्सप्रेशन लिखा है वो कितना लिखा है, अंडर रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और अब अगर मैं इन्हें सॉल्व करूँ तो आई थिंक ये बहुत ट्रिकी पार्ट नहीं है, ऐसे इजीली वर्कआउट किया जा सकता है। इसे मैंने अगर उधर मल्टीप्लाई किया तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, तो कितना होगा स्टूडेंट्स, सर ये होगा 1 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। और अगर इस टर्म्स पे मैं सिंप्लीफाई करूँ तो 1 से 1 कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचता है सर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। अगर मैं x कॉमन लेता हूँ तो ये क्या देता है सर, ये देता है x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे क्या समझ आ रहा है सर, यहाँ से मुझे ये समझ आ रहा है कि x की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं। x की क्या 2 वैल्यूज़ आ रही हैं सर, x की पहली वैल्यू हो सकती है 0 और एक वैल्यू होती है -1। तो मैं x की दोनों वैल्यू रख रहा हूँ 0 एंड -1। सर इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे क्या फ़ायदा हुआ स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान सुनिए। सर x की 2 वैल्यूज़ हमें मिलती हैं 0 एंड -1। अब अगर x की 2 वैल्यूज़ मिलती हैं 0 एंड -1, तो क्या एक्सेप्टेबल है, क्या एक्सेप्टेबल नहीं है, उस बारे में भी बात कर लेते हैं। वो नंबर ऑफ रियल सोल्यूशंस मुझसे पूछ रहा था, मुझसे क्या पूछ रहा था स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ रियल सोल्यूशंस। तो अगर मैं नंबर ऑफ रियल सोल्यूशंस की बात करूं और 0 और -1 पे बात करूं, तो क्या -1 हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दोनों जल्दी से ट्राई कर लेते हैं स्टूडेंट्स। जैसे ही 0 ट्राई किया तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो हो जाता है tan इनवर्स 0, है ना, 0 0 तो ये हो जाता है sin इनवर्स 1। तो 0 प्लस साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2। तो बेशक 0 इन एक्सेप्टेबल सोल्यूशन है, तो x की वैल्यू 0 तो एक एक्सेप्टेबल सोल्यूशन है। सर व्हाट अबाउट x की वैल्यू -1, अगर x की वैल्यू -1 ट्राई करते हैं तो जल्दी से ट्राई करो स्टूडेंट्स। -1 प्लस 1 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो tan इनवर्स 0 0, तो ये गया। सर जैसे ही यहाँ -1 ट्राई किया तो -1 प्लस 1 वापस 0 और -1 का स्क्वायर 1, तो साइन इनवर्स 1 वापस कितना π/2। तो बेशक सर दोनों वैल्यू से प्रॉब्लम नहीं है और वहाँ निकालते वक्त ही कोई इशू नहीं आया, चीज़ें एक्सेप्टेबल थी। तो मैं कहूँगा 0 एंड -1 दोनों आर एक्सेप्टेबल सोल्यूशन। तो वो मुझसे वो नहीं पूछ रहा है कि कौन कौन सी वैल्यू है, मतलब आप 0 ऑप्शन मार्क मत कर देना, ऑप्शन ए आंसर नहीं है ना। आंसर होगा कि कितने रियल सोल्यूशन है, तो रियल सोल्यूशन है 2, देयर आर 2 सॉल्यूशंस, है ना, और दोनों ही क्या है स्टूडेंट्स, रियल। तो इफ देयर आर 2 रियल सॉल्यूशंस आई वुड गो विद ऑप्शन सी। क्या आपको बात समझे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस नहीं थे स्टूडेंट्स, क्लियरली मुझे 2 सॉल्यूशंस दिखे 0 एंड -1। आई होप ये एक बहुत डिफिकल्ट, बहुत ही
टफ या बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं था। अगर आपको बेसिक्स पता है, अगर आपको इंट्रिकेसीज पता है, अगर आपको न्यूएंसेस पता है, मतलब अगर आपने इंसाइट्स अच्छे से सीखी हैं, तो बेशक ये क्वेश्चंस आसान है। थोड़ा सा हाँ एक्सप्लोर करना होगा और इसकी आदत आपको डाल लेनी होगी कि अगर आप IIT JEE मेंस और एडवांस की तैयारी करते हैं तो आपको अच्छे क्वेश्चन से, जहाँ पे आपको दिमाग लगाना होगा, जहाँ पे उलझना होगा, जहाँ पे थोड़ा मुश्किलों से लड़ना जूझना होगा, तो उसकी आदत तो आपको डालनी पड़ेगी। उसके बिना मज़ा भी नहीं आएगा। लाइफ में चैलेंजेस होने चाहिए, मेरा यकीन करिए। तो जब दिक्कतें आ रही हों, जब परेशानी आ रही हो, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक योर यूनिवर्स, थैंक योर नेचर कि वो आपको इस लायक बना रहे हैं, कि आपको और मजबूत होने का वो मौका दे रहे हैं उन चैलेंजेस के थ्रू। वरना सोच के देखो, वो चैलेंज लगी क्यों रहा है? क्योंकि उस चैलेंज को आप हैंडल नहीं कर पाते हो। तो उस चैलेंज को एक्चुअली वो नेचर आपको हैंडल करना सिखा रही है। तो चैलेंजेस आने दीजिए, प्रॉब्लम्स आने दीजिए, उन्हें हैंडल करिए और उसके थ्रू आगे बढ़िए। आई होप ये बातें आप क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। विद दैट स्टूडेंट्स, आज का हमारा DPP का डिस्कशन खत्म होता है। ये क्वेश्चन, ये सारे सोल्यूशंस, ये प्रॉपर्टीज अच्छे से रिवाइज हुई होंगी और कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपको DPP कैसी लग रही है, DPP के थ्रू आप कितना एंजॉय कर रहे हैं, DPP के कितने क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं, कितना मज़ा आ रहा है आपको, ये क्वेश्चन सॉल्व करके कैसा फील हो रहा है। आई होप, आई एम वेरी श्योर क्वेश्चंस मज़ेदार हैं। क्वेश्चंस सॉल्व करके आपको बहुत अच्छा फील होता होगा, जब वो सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आता होगा कि हाँ मैंने ये कर दिखाया, मैंने ये कर लिया। वो जो एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है स्टूडेंट्स, हर एक अच्छे क्वेश्चन को करने के बाद एक अलग ही फीलिंग आती है। आई होप वो फीलिंग वहाँ कन्वे हो रही है। विद दैट स्टूडेंट्स, सबसे ज़रूरी और सबसे खास बात कि मैं जानता हूँ, आपको पता है कि www.magnetbrains.com हमारा प्लेटफॉर्म है जो इंश्योर करता है कि आपको इंडिया का नंबर 1 फ्री ऑफ कॉस्ट, 100% फ्री, मतलब कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल नहीं है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, कोई ट्रायल वर्जन, पेड वर्जन नहीं है, पूरे तरीके से एक फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपको देता है मैग्नेट ब्रेन्स। आपको करना कुछ नहीं स्टूडेंट्स, वेबसाइट पर जाना है, आप सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं। सारे कोर्सेज किंडरगार्टन टू 12th स्टैंडर्ड, अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स, अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे IIT JEE, NTAC, ओलंपियाड, CUET, ऐसे काफ़ी सारे कोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप IIT JEE पर क्लिक करते हैं तो सारे चैप्टर वाइज, मतलब सब्जेक्ट वाइज और क्लास वाइज, मतलब 11th क्लास के अलग, 12th स्टैंडर्ड के अलग, सब्जेक्ट वाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और सब कुछ फाउंडेशन कोर्स आपको यहाँ पे दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 12th स्टैंडर्ड के मैथ्स के लेक्चर देखना चाह रहे हो तो आप वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे। इंडिया के टॉप टीचर्स आपको क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर करते हैं और हम ये सारी चीज़ें प्रॉमिस करते हैं कि आपको किसी ना किसी फॉर्म में, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी दे रहे हैं, किसी ना किसी जरिए के थ्रू। एंड ऑफ कोर्स, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अभी 12th स्टैंडर्ड का टॉपिक चल रहा है तो आप इसे क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। आप एक्सप्लोर करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स दिखाई देंगे और जो भी लेक्चर आप देखना चाहें उस पर वॉच नाउ पर क्लिक करके बफर फ्री मोड में, बिना किसी फ्लक्चुएशन के, फुल स्क्रीन पर आप उसे आसानी से एंजॉय कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स यहीं पर आप थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको हमारा यूट्यूब चैनल का लिंक, www.magnetbrains.com हमारा प्लेटफॉर्म है, इसका यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE NEET, वहाँ पर भी सारी चीज़ें प्लेलिस्ट में प्रॉपर्ली अरेंज हैं, सारी चीज़ें सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज है। वहाँ पर और भी काफ़ी सारी वीडियोज़ है आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। यहीं पर हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन का लिंक और यहीं पर थोड़ा और नीचे जाकर आपको डाउट पूछने का लिंक, आस्क योर डाउट, भी मौजूद है। विद दैट स्टूडेंट, जैसे ही आप आगे क्लिक करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको लेक्चर दिखाई देगा। फुल स्क्रीन पर जाइए और देखिए और अच्छे से चीज़ें समझिए। तो एक फ्री ऑफ कॉस्ट मॉड्यूल स्टूडेंट, जिसके थ्रू मेरा पूरा यकीन है आप काफ़ी कुछ सीख रहे हैं, काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। वीडियोस को लाइक ज़रूर करिए सो दैट वी फील अप्रिशिएटेड। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए ताकि वो भी इससे बेनिफिट हो सके और इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएँ। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट स्टूडेंट्स, अपना ध्यान रखिए। वी आर कॉलिंग इट टुडे। थैंक यू सो मच।